वेल सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? प्लीज बताइए। यार मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? चलिए। तो आज का हमारा टॉपिक होगा और ये टॉपिक है एग्जम्पशन। तो एग्जम्पशन का रिवीजन हम करेंगे। सबसे पहले ये बता दूं आपको कि एग्जम्पशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली आप इग्नोर कर देते हो ये चैप्टर को, पर ये चैप्टर को इग्नोर मत करो। दूसरी बात, ये टॉपिक में मैं यहाँ रिवीजन तो करवा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं फ्रैंकली कह देता हूँ, ये टॉपिक रिवीजन में आपको जितना समझा अच्छी बात है, रिवाइज हो गया अच्छी बात है, आप कनेक्ट हो गए अच्छी बात है। लेकिन बेटा आपको ये फ्रीक्वेंट रिवीजन में लेना पड़ेगा आपके रेगुलर बुक से। बहुत कुछ आपके रेगुलर बुक से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो जो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्शन आपको कहूँ कि आपको पढ़ के जाना है, तो आपको पढ़ के जाना है बॉस, दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप ये बात समझ गए होगे। एक और बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे अराउंड 15 to 20 एग्जाम्शन से गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिए। यानी जो लास्ट एग्ज़ाम थी और अभी हमारी में 23 एग्ज़ाम हैं, तो इसमें 10 से 15 एग्जाम्शंस गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिए। मैं कौन कौन से एग्जाम्शन रिमूव किए वो आपको बताऊंगा, ठीक है? उसकी लिस्ट अलग से दूंगा। तो अगर मेरे चार्ट में से रिमूव हो गए और आप ओल्ड चार्ट यूज़ कर रहे हो तो सरप्राइज मत हो जाना, अरे ये सर ने पढ़ाया नहीं। अगर मैंने चार्ट में से निकाल दिया इसका मतलब वो रिमूव हो गया। उसके बाद में भी यहाँ पे मैं अमेंडमेंट की कॉपी लेके बता दूंगा कि कौन कौन से एग्जाम्शंस रिमूव हो गए। जो एग्जाम्शंस रिमूव हुए उसके ऊपर जरूर ख्याल रखना। इसलिए ख्याल रखना क्योंकि इंस्टीट्यूट का एक आदत होती है, जो रिमूव हुए उसके ऊपर पूछ लेंगे। ओके, तो आपको क्लिक होना चाहिए, अरे ये तो एग्जाम्शन रिमूव हो गया है, ये तो अब टैक्सेबल है। तो ऐसे केस में रिमूवल की एक लिस्ट शॉर्ट में बना लेना कि ये एग्जाम्शन रिमूव है। गलती से भी 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन वो रिमूवल पे आ गया तो और आपने लिख दिया कि इट्स टैक्सेबल, तो ऐसे केस में आप मार्क्स स्कोर कर लोगे। और 1-2 मार्क भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा जी, क्योंकि जब 59 होते हैं तो वो 60 होते हैं। ओके, मैं ये एग्जाम्पल नहीं लूंगा कि जब 39 होते हैं तो 40 होते हैं। 39 तो आपको 40 के ऊपर मतलब 40 तो सोचना ही नहीं, आपको सोचना 60 के ऊपर ही है। इसलिए बेटा यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो एग्जम्पशन ये चैप्टर रेगुलर बुक में से प्लस अमेंडमेंट्स अच्छे से करके जाना, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरा अभी रिवीजन होने के बाद भी आपने अमेंडमेंट जरूर देखना एग्जम्पशन की, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अमेंडमेंट लेक्चर्स तो देखना ही देखना है आपको, क्योंकि ये रिवीजन है। ऐसा मत समझ लेना कि भाई रिवीजन हो गई ओके तो अमेंडमेंट्स हो गया। शॉर्ट का जमाना है, पर इतना शॉर्ट का जमाना नहीं है। ओके, थोड़ा आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है? आपको भी पढ़ना है। सब कुछ चीज़ें रेडीमेड तो नहीं मिलेगी बेटा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको जितना हेल्प कर सको एग्जाम के लिए उतना मैं आपको हेल्प करूँगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ यहाँ पे कि ये जो टॉपिक है एग्जाम्पशन, इसमें कुछ एग्जाम्पशंस जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बताते जाऊँगा, और वो आप हाईलाइट करते जाना। और वो फ्रीक्वेंट रिवीजन में लेना आपको याद नहीं रहता है, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। आर यू रेडी? यस और नो? तो खुल जा सिम सिम। पिटारे से चार्ट निकल गया हमारा एग्जाम्शन का। एग्जाम्शन का चार्ट निकल गया। चलो, इस पिटारे से जो हमने एग्जाम्शन का चार्ट निकाला इसको हम थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ चलो, मैंने एग्जाम्शन जो यहाँ पे डिवाइड किया वो सेक्टर वाइज डिवाइड किया है। आपने मेरा क्लास किया होगा तो आपको पता है कि मैं सेक्टर वाइज पढ़ाता हूँ। और हमने एक स्टोरी बनाई थी, पुष्पा या बाहुबली की तबीयत खराब हुई, वो पूजा पाठ में लग गया। वो तबीयत खराब हुई हेल्थ केयर सेक्टर, वो पूजा पाठ में लग गया। ओके, उसके बाद में उसके पास एग्रीकल्चर लैंड थी, उसका बंटवारा करना था। तो वो स्टोरी अभी मैं आपको बताऊंगा। जो स्टूडेंट्स ने मेरा क्लास नहीं किया हो लेकिन उनको ये रिवीजन बहुत हेल्प कर रही होगी, तो बेटा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि थोड़ा अच्छे से आपको समझो। लेकिन
लेकिन आपको बार बार एग्जामिशंस अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं हेल्थ केयर सेक्टर। ओके, हेल्थ केयर सेक्टर में कितने एग्जाम्पशंस थे, इसमें से अभी तो 2-3 एग्जाम्पशंस निकाल दिए उन्होंने। ओके, यहाँ पे अब देखो अभी करंट सिचुएशन क्या है और आपको ये हेल्थ केयर सेक्टर कैसे हेल्प करेगा। ओके, और इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर में उन्होंने एग्जाम्पशन दिया है हेल्थ केयर सर्विस बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक। पॉइंट नंबर 1, मेरे साथ रिपीट करते जाना। पॉइंट नंबर 1, ये 3 लोग यहाँ पे एग्जाम्पशन देंगे तो ही, सॉरी, ये 3 लोग सर्विसेज देंगे तो ही एग्जाम्पशन है। मतलब हेल्थ केयर सर्विस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट देगा तो सर व्हाट डू यू मीन बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट? हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, ओके, और पैथोलॉजिकल लैब्स, ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, वो अगर सर्विस देंगे तो एग्जाम्प्ट है। दूसरा, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर सर्विस देगा तो एग्जाम्प्ट है, या पैरामेडिक्स जो है, ओके, पैरामेडिक्स ये अगर सर्विस देंगे तो ये एग्जाम्पशन कहा जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय पैरामेडिक्स? पैरामेडिक्स मतलब यहाँ पे जैसे टेक्नीशियन है, उसके बाद में यहाँ जहां तक लैब टेक्नीशियंस होते हैं, ओके, तो ऐसे कुछ जो असिस्टेंट्स होते हैं पैरामेडिक्स में, तो वो पैरामेडिक्स जो असिस्ट करते हैं, ओके, फॉर योर हेल्थ केयर, तो वो पैरामेडिक्स इसमें कवर किए जाएंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, ये अगर हेल्थ केयर देंगे तो एग्जम्प्ट है। मतलब क्या? मतलब अगर इसके अलावा दूसरा कोई हेल्थ केयर दे रहा है, मतलब ऐसा कोई बंदा दे रहा है जिसके पास कोई ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी ओके मेडिकल एसोसिएशन के पास से कोई यहाँ पे ना डिग्री है, ना डिप्लोमा है, ना कोई सर्टिफिकेट है, ओके, और वो सर्विस, इंडिया में बहुत सारे लोग हेल्थ केयर देते हैं, बहुत सारे बाबा लोग बैठे हुए हैं, ओके, और वो बाबा लोग यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस, तंत्र मंत्र वाले बैठे हुए हैं, वो हेल्थ केयर सर्विस देते हैं। सबको यहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं है, बस ये 3 लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया गया है। ओके, अब हेल्थ केयर मतलब क्या? हम सिंपल वर्ड रहे हमारी हेल्थ की केयर, क्या इतना सिंपली इसको इंटरप्रेट करें? नहीं बेटा, हेल्थ केयर उन्होंने डिफाइन किया है और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपके पास मेरा क्वेश्चनियर होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चनियर सॉल्व करने की कोशिश करना, हर सेक्टर का एक क्वेश्चन तभी देखना। मैं अभी कह रहा हूं, बाद में मत पूछना मेरे को कि क्या इंपॉर्टेंट है। हर सेक्टर का एक क्वेश्चन तो भी देखना, तो आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो जहां तक देखा जाए हेल्थ केयर यानी क्या, जो ये डेफिनेशन में आएगा उसको हेल्थ केयर कहेंगे। मींस एनी सर्विस बाय वे ऑफ एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर। मतलब क्या? डॉक्टर ये सर्विस दे रहा है, डायग्नोसिस दे रहा है, ट्रीटमेंट या केयर फॉर ये 5 एटम पे दे रहा है, इलनेस, इंजुरी, प्रेगनेंसी, एब्नॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी। मतलब क्या? मतलब ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट या ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या पैरामेडिक, ओके, यहाँ पे आपको डायग्नोसिस सर्विस दे रहा है। किस पे? तो इलनेस, इंजुरी, प्रेगनेंसी, एब्नॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी। अब मेरे साथ और 2 बार आपने बोलना है, ठीक है? या ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्विस दे रहा है, कौन सी? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर। किस पे? तो बोलो, इलनेस, इंजुरी, प्रेगनेंसी, एब्नॉर्मिटी एंड डिफॉर्मिटी। ओके, डिफॉर्मिटी, ये 5 ओके यहाँ पे एक्टिविटी पे सर्विस दे रहा है। आपको इलनेस हुआ होगा, इंजुरी हुई होगी, या प्रेगनेंसी, एब्नॉर्मिटी एंड डिफॉर्मिटी, अगर ये पेशेंट होगा और उसके ऊपर डायग्नोसिस करके दे रहा है तो वो हेल्थ केयर में आएगा। सर हेल्थ केयर में ट्रीटमेंट करना जरूरी है क्या? नहीं। ओके, अगर वो बंदा डायग्नोसिस करके दे रहा है तो वो भी हेल्थ केयर में माना जाएगा। जैसे कोई बड़ा डॉक्टर है और ओके कोई पेशेंट है, उसको कोई इलनेस है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो वो सिर्फ क्या हुआ उसको, ओके, वो समझने के लिए वो डॉक्टर के पास जा रहा है। कोई दिल्ली का डॉक्टर है, समझ लो मुंबई का डॉक्टर है, उसके पास जा रहा है सिर्फ डायग्नोसिस करने, और वो डॉक्टर है, उसने डायग्नोस किया कि अरे ये प्रॉब्लम हुआ, ओके, 10 लाख रुपए ले लिए, 10 लाख रुपए एग्जाम, डायग्नोसिस किया, जस्ट एग्जाम। और वर्ड है बेटा, और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट नहीं बोला है, और बोला है, ओके, फिर डायग्नोसिस हुआ। अब कई हॉस्पिटल में ओके यहाँ पेशेंट एडमिट हो गया, या कोई लोकल डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, तो अगर कोई ट्रीटमेंट कर रहा है ऑन दिस 5 एग्जाम, या केयर मतलब क्या? ट्रीटमेंट होने के बाद ओके रूम रेंट दी गई, असिस्टेंट डॉक्टर केयर कर रहा है, ओके, इसके बाद में ऑर्थोपेडिक है, उसके बाद में मतलब बहुत सारे पैरामेडिक्स है जो केयर कर रहे हैं, केयर भी कर रहे होगे
तो ट्रीटमेंट के बाद जो जो चीजें केयर के लिए होती है, इंक्लूडिंग रूम, रेंटिंग ऑफ रूम इन हॉस्पिटल, तो वो भी जो है यहाँ पे ओके एग्जम्प्ट रहेगा। तो ये जो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर है ऑन इलनेस, इंजुरी, प्रेगनेंसी, एब्नॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी, ये जो होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होना चाहिए। अब रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या क्या है? एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, यानी एनी अदर नोटिफाइड ओके सिस्टम रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे योगा, नेचुरोपैथी, इसमें डायग्नोसिस हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, केयर हो रहा है, तो यहाँ पे एग्जम्प्ट रहेगा। ओके, अब कोई तंत्र मंत्र वाला है, कोई साधु बाबा है, कोई रिकॉग्नाइज सिस्टम नहीं है, ओके यहाँ पे फूक फाक कर रहा है और ट्रीटमेंट दे रहा है, ओके, तो ऐसे केस में यहाँ पे उसको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। जो भी ट्रीटमेंट होने वाली है, डायग्नोसिस होने वाला है, केयर होने वाला है, ओके, वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होगा तो ही एग्जम्पशन मिलेगा। नाउ अब एक सवाल बहुत सी बार आता है कि सर कोई योगा क्लासेस ले रहा है, ओके, योगा क्लासेस लेना एग्जम्प्ट नहीं है। योगा से डायग्नोसिस करना, ये 5 पर, इलनेस, इंजरी, प्रेगनेंसी, डिफॉर्मिटी, या योगा से ट्रीटमेंट करना, ये 5 पर, या केयर करना, ये 5 पर, ओके, तो उसको ही एग्जम्प्ट है। ओके, आपकी जस्ट हेल्थ मेंटेन करने के लिए योगा क्लासेस ले रहा है, कोई जिम के क्लासेस ले रहा है, तो उसको एग्जम्पशन नहीं है। समझ में आया क्या? समझ में आया तो फटाफट जितने स्टूडेंट कनेक्टेड है 1 टाइप करो। आई होप आर यू गेटिंग मी? तो योगा ऑन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर, और ये 5 आइटम पे होगा तो ही एग्जम्प्ट है। इसको कैसे याद रखना? ओके, ये लर्न करना पड़ेगा आपको। कैसे याद रखना? ओके, तो 2 आईपैड, मतलब IIPAD, 2 आईपैड DTC कुरियर से बुलाए, 2 आईपैड DTC कुरियर से बुलाए। ये समझ में आया क्या? तो यहां इलनेस, इंजुरी, प्रेगनेंसी, एब्नॉर्मलिटी, डिफॉर्मिटी, इसके ऊपर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर होगा, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होगा, तो ही वो हेल्थ केयर माना जाएगा और उसको एग्जम्पशन दिया जाएगा। उसके बाद में इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू और फ्रॉम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। तो अगर एम्बुलेंस सर्विस होगी तो एम्बुलेंस सर्विस यहां पे एग्जम्प्ट होगी। तीसरा, ओके, तीसरा हेयर ट्रांसप्लांट, कम ऑन, तीसरा क्या बेटा? हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। ओके, इसको कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब कोई डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी कर रहा है, जो ब्यूटी ट्रीटमेंट है, उसको कोई बेनिफिट नहीं है। अगर कोई भी हॉस्पिटल ने, डॉक्टर ने हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी किया, इवन दो इन रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होगा, उसको कोई बेनिफिट नहीं है, वो टैक्सेबल रहेगा और जीएसटी आएगा। एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन जरूर याद रखना। एक्सेप्शन क्या है? ओके, यहां पे देखो, वो कहते हैं कि एक्सेप्ट यहां पे, ओके, व्हेन अंडरटेकन टू रिस्टोर, टू रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी और फंक्शंस ऑफ बॉडी। कभी कभी क्या होता है, बचपन से आपने देखा होगा, कुछ पेशेंट्स होते हैं बचपन से डिफेक्ट होता है, हाथ में डिफेक्ट होता है या फिर चेहरे पे डिफेक्ट होता है, तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है। तो ओके, जो बचपन से कॉन्जेंटिनल डिसीज है, डिफेक्ट है, ओके, और उसको सही करने के लिए कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी होगी तो फिर एग्जम्पशन है। टू रिस्टोर मतलब वापस रिस्टोर करने के लिए, टू रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी और फंक्शंस ऑफ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कॉन्जेंटिनल डिफेक्ट, मतलब ऐसे कुछ कॉन्जेंटिनल डिफेक्ट जो बचपन से होते हैं, ओके, और वो बॉडी के फंक्शन सही करने के लिए आप रिस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट ऑफ एनाटॉमी यहां पे कर रहे होगे तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। या डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज, कुछ एबनॉर्मलिटीज है और वो डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज रुक गई है, जिसके वजह से प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी या हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ा, तो फिर वो एग्जम्पशन है। या इंजुरी, ट्रॉमा, उसके वजह से कोई इंजुरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, इंजुरी हो गई, ओके, उसके वजह से कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ा या हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ा, तो वो सिचुएशन में यहां पे जो है वो एग्जम्प्ट है। समझ लो कोई पेशेंट है, एक्सीडेंट हो गया, सर पे मार लग गई, इंजुरी हो गई, ओके, बाल सब चले गए, तो उसके वजह से हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ा, तो वो सिचुएशन में वो एग्जम्प्ट है। या फिर ट्रॉमा वगैरह है, कैंसर वगैरह जिसकी वजह से हेयर लॉस हुआ, तो वो सिचुएशन में यहां पे हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी होगा, तो वो जो है एग्जम्प्ट रहेगा। इन सिंपल वर्ड अगर मैं ये प्रॉपरली पढ़ूं, तो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए कर रहे होगे, ओके, तो वो केस में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो केस में आपके ऊपर क्या आएगा बेटा? वो केस में आपके ऊपर जीएसटी आएगा। लेकिन यहां पे टू रिस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी या बॉडी फंक्शन वगैरह होगा या इंजुरी, ट्रॉमा वगैरह होगा, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये था बेटा हेल्थ केयर। तो
हेल्थ केयर में तीन चीजें आती, मींस, इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड। इन शॉर्ट, अगर ये हेल्थ केयर जिसमें तीन चीजें हमने देखा, डीटीसी डबल आईपैड, डीटीसी डबल आईपैड इन रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, या एम्बुलेंस सर्विस होगी, ओके, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्जरी, ओके, टू रिस्टोर रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी एंड एक्सेट्रा होगा। तो और ये तीन लोग देंगे, आई रिपीट, ये तीन लोग देंगे, तो वही केस में एग्जम्पशन दिया जाएगा। नाउ ओके, अभी देखो ये तो क्लियर है कि एम्बुलेंस सर्विस अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट देता है, एम्बुलेंस सर्विस अगर ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर देता है तो एग्जम्प्ट है। फिर एक सवाल उठा कि अगर एम्बुलेंस सर्विस ये तीनों के अलावा, स्पेशली एम्बुलेंस सर्विस ये तीनों के अलावा, ओके, जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह, ओके, या कोई प्राइवेट पर्सन भी देगा, तो क्या वो टैक्सेबल रहेगा? तो नहीं। उन्होंने बी में क्लियर बोल दिया कि एम्बुलेंस सर्विस बाय अदर मतलब कोई चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होगी, ओके, तो वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। ओके, तो ऐसा हमने ए और बी दोनों क्लॉज में देखा। नाउ 2022 में एक नोटिफिकेशन आया, और ये नोटिफिकेशन, ओके, एक यहां पे आ सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट करना। तो ये नोटिफिकेशन क्या आया, देखो मैं ये प्रोविजो यहां पे पढ़ता हूं, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस एंट्री shall apply to the service provided by clinical establishment by way of providing rooms, underline, by way of providing rooms other than ICU, CCU, ICCU, NICU, ओके, वो अलग अलग जो है यहाँ पे ICU वगैरह, हैविंग रूम चार्जेस एक्सीडिंग ₹5,000 पर डे टू अ पर्सन रिसीविंग हेल्थ केयर सर्विसेज। देखो हमने क्या देखा, केयर करना भी एग्जम्प्ट है, ट्रीटमेंट के बाद केयर करना भी एग्जम्प्ट है, जिसमें रूम अगर रेंट पे दिया गया, ओके, तो वो एग्जम्प्ट है। लेकिन अब उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, और रिस्ट्रिक्शन में ये डाल दिया कि अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वो रूम लेता है, रूम रेंट पे लेता है, और वो रूम का रेंट पर डे, ओके, पर डे यहाँ पे 5,000 से ज्यादा होगा, आई रिपीट, पर डे 5,000 से ज्यादा होगा, लर्न करके जाना ही है, 5,000 से ज्यादा होगा, तो वो सिचुएशन में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। वो रूम रेंट पे, बाकी एग्जम्पशन है, मतलब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होती है, डायग्नोसिस होता है, बाकी एग्जम्प्ट है। सिर्फ रूम रेंट के बारे में अगर हम बात करें, ओनली फॉर रूम रेंट, तो 5,000 के ऊपर होगा, तो वो पूरा रूम रेंट टैक्सेबल होगा, द एंटायर रूम रेंट टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर ये रूम रेंट ICU, CCU, ICCU या NICU का होगा तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। इसके अलावा नॉर्मल रूम रेंट, अगर अमीर ज्यादा है और वो अमीर ज्यादा 5,000 के ऊपर के रूम में रह रहा है, ओके, 5 स्टार की फैसिलिटी ले रहा है हॉस्पिटल में, तो ऐसे केस में पूरे रूम रेंट पे GST आएगा। बॉस ये समझाए क्या? ओके, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड रिप्लाई करेंगे, मेरी बेस्ट विशेष चाहिए आपको, तो ठीक है, रिप्लाई भी करेंगे, और समझ में आया तो यस लाइक करो। तो ऐसे सिचुएशन में यहां जहां तक देखा जाए, इस पे छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है इस बार एग्जाम में। चलिए, तो ये था हमारा हेल्थ केयर सेक्टर का पहला एग्जामिनेशन। सर ये सीरियल नंबर वगैरह याद रखने पड़ते हैं क्या? नहीं, ओके, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ओके, लेकिन एक नोटिफिकेशन अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, ओके। तो कौन सा नोटिफिकेशन? 2017 का 2017 में GST आया, और 12, ओके, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये याद रह जाए, क्योंकि जब भी आप अगर नोट लिखोगे और आप ये लिखोगे कि एग्जम्पशन नोटिफिकेशन 12/2017, तो उतना भी इनफ है, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन 12/2017। यस, चलो, ये था हेल्थ केयर सेक्टर। तो क्या एग्जम्प्ट है और क्या टैक्सेबल है, थोड़ा एक बार रिवाइज कर ले। हेल्थ केयर में हायरिंग, हाँ, अच्छा, ये मैं समझाता हूँ थोड़ा आपको। हाँ, अब यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन आया था हेल्थ केयर सेक्टर में, वो भी ले लेता हूँ। हायरिंग ऑफ सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट, टेक्नीशियन इंडिपेंडेंटली बाय हॉस्पिटल। बहुत सी बार क्या होता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर्स उनके एम्प्लॉय नहीं होते, वो बड़े बड़े डॉक्टर्स को हायर करते हैं। तो अगर डॉक्टर हॉस्पिटल को सर्विस दे रहा है, पेशेंट को नहीं, सीनियर डॉक्टर हॉस्पिटल को सर्विस दे रहा है, तो क्या वो एग्जम्प्ट रहेगा? ये कहीं नहीं लिखा है कि सर्विस पेशेंट को जानी चाहिए, बस इतना लिखा है कि हेल्थ केयर सर्विस बाय, ओके, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होनी चाहिए। ये कहा लिखा है कि इफ सर्विस सप्लाई टू पेशेंट देन एग्जम्प्टेड? नहीं, ये कहीं नहीं लिखा है। तो आप ये सर्विस का बिल, ओके, हॉस्पिटल पे दो, पेशेंट्स को दो, उससे कोई कंसर्न नहीं। अगर आपका सर्विस डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर ऑन डबल आईपैड होगा और बिल किसको भी दो तो भी एग्जम्प्ट रहेगा।
ओके, रिटेंशन मनी टेकन बाय हॉस्पिटल। अब ये रिटेंशन मनी क्या होता है? पेशेंट से बहुत सी बार ओके हॉस्पिटल वाले लेते हैं 1 लाख रुपए और डॉक्टर को देते हैं यहाँ पे 40,000 या 50,000, 50% डॉक्टर को देते हैं, बाकी 50% खुद रिटेन कर लेते हैं। तो वो 50% जो खुद रिटेन करते हैं, क्या वो एग्जाम रहेगा? यस, वो भी हेल्थ केयर है, वो तो कमीशन थोड़ी है, वो हॉस्पिटल हेल्थ केयर का बिल पेशेंट को दे रहा है। तो जो भी हॉस्पिटल का रिटेंशन मनी होगा वो हेल्थ केयर में ही माना जाएगा। और यहाँ पे रिटेंशन मनी टेकन बाय हॉस्पिटल वो भी एग्जाम रहेगा। फूड सप्लाई टू एडमिटेड पेशेंट, ख्याल रहे ओके, अगर हॉस्पिटल की कैंटीन है, सुनना, हॉस्पिटल की कैंटीन है और वो हॉस्पिटल की कैंटीन वाले एडमिटेड पेशेंट को फूड दे रहा होगा तो वो हेल्थ केयर है। नॉन एडमिटेड पेशेंट को फूड दे रहा है तो टैक्सेबल है। ओके, वहां के स्टाफ को फूड दे रहा है तो टैक्सेबल है। जो पेशेंट एडमिटेड है वो केयर माना जाएगा, वो केयर में आएगा, केयर और इलनेस, इंजुरी, प्रेगनेंसी, और उसको एग्जम्पशन में लेगा। नॉन एडमिटेड पेशेंट से कैटरिंग सर्विस को एग्जाम नहीं है, या फिर स्टाफ को कैटरिंग सर्विस दी तो एग्जाम नहीं है। ओके, टैक्सेबल क्या रहेगा? फूड सप्लाइड टू नॉन एडमिटेड पेशेंट्स एंड अटेंडेंट, सप्लाइड ओके, फूड सप्लाइड टू डॉक्टर स्टाफ, या आउटसोर्स बाय हॉस्पिटल टू आउटडोर कैटरर्स, या हॉस्पिटल ने खुद की कैंटीन नहीं किसी और का आउटसोर्स कर दी तो वो यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा। चलिए, तो हेल्थ केयर का पहला एग्जाम्पशन हमारा हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पशन हेल्थ केयर के वो है हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स सर्विस बाय वेटरनरी क्लिनिक। गवर्नमेंट सिर्फ आदमी का ख्याल नहीं रख रही है, गवर्नमेंट एनिमल्स और बर्ड्स का भी ख्याल रख रही है। तो ये हेल्थ केयर सर्विस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर ऑन डबल आईपैड, अगर ये एनिमल बर्ड्स को दिया गया तो ये भी एग्जाम्पशन रहेगा। नौ पुराना ओके एक एग्जाम्पशन था स्टेम सेल वगैरह, वो सब रिमूव हो गए। हाँ, वो सब रिमूव हो गए। तो मैं आपको यहाँ पे ओके जो यहाँ एग्जाम्पशन कवर कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। तो हेल्थ केयर और एनिमल और बर्ड सर्विस बाय वेटरनरी क्लिनिक, उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल्स बाय वे ऑफ रिहेबिलिटेशंस, थेरेपी और काउंसलिंग एट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट सेक्टर, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अंडर 12AA और 12AB। तो जैसे रिहेबिलिटेशन, थेरेपी और काउंसलिंग वगैरह होती है वो प्रोफेशनल स्पेशली सर्विस देते हैं। ओके, समझ लो किसी को नारकोटिक्स की आदत है, दारू की आदत है, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जहां प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं। ओके, अगर ये सर्विसेज मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट यानी कोई मेडिकल कॉलेज में दी जा रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट सेंटर्स है, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 12AA और AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, 12A और AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड होगी तो वो सिचुएशन में एग्जाम्पशन मिलेगा उस प्रोफेशनल को जो ये रिहेबिलिटेशंस में थेरेपी और काउंसलिंग कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हमारा पहला सेक्टर खत्म हुआ और पहला सेक्टर हुआ ओके यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर। डन। हेल्थ केयर सेक्टर अगर समझ में आ गया होगा तो फटाफट H टाइप कीजिएगा, और अच्छे से समझ में आया होगा, आपको बिल्कुल मन से अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, जमाना लाइक का है। चलो, यहाँ पे मुझे पढ़ाते पढ़ाते अब 20 साल होते हैं, मैंने भी 20 साल की जर्नी देखी है, कहा पहले का जमाना और कहा अभी का जमाना, पर ठीक है, जमाना लाइक का है, हमें चेंज होना पड़ता है। तो जहां तक है एग्जाम्पशन रिलेटेड टू हेल्थ केयर सर्विसेज ये हमने देखा। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे अब एक स्टोरी भी तैयार करते हैं। स्टोरी से क्या हो जाएगा, ये सेक्टर्स आपको याद रह जाएंगे। एक स्टोरी है तैयार करते हैं। यहाँ पे स्टोरी ले लो, पुष्पा की तबीयत खराब हुई। ओके, पुष्पा की तबीयत खराब हुई यानी हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चैरिटेबल एंड रिलीजियस सेक्टर। ये सेक्टर के एग्जाम्पशंस देख लेते हैं। पहला ओके, सर्विस बाय एंटिटी, ख्याल में रखना, सर्विस बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और सर्विस दे रही है बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी। आई रिपीट, बाय वे ऑफ क्या? चैरिटेबल एक्टिविटी। यहां पे चैरिटेबल एक्टिविटी वो सर्विसेज दे रही है। और व्हाट डू यू मीन बाय चैरिटेबल एक्टिविटी, तो वो नीचे डिफाइन किया है। अगर इंडिया की कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट जो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 12AA में या 12AB में रजिस्टर्ड है और नीचे दी गई वो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही होगी तो वो एग्जम्प्ट रहेगी। अब सर ये नीचे दी गई इतनी सारी चैरिटेबल एक्टिविटी लर्न करेगा, लर्न मत करना, पर कुछ एक दो बार ऐसे पढ़ लेना कि अगर इसमें कोई सवाल पूछ लिया, कोई प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट पूछ ली तो आपको क्लिक हो जाए। ओके, चैरिटेबल एक्टिविटी ब्रॉडली मैं यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, दूसरा कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, और तीसरा
एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट और प्रिवेंशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, देखो मेमोरी को जब भी कोई चीज टफ जाती है ना, तो वो सिचुएशन में उसको जो है यहाँ पे कि ब्रेक में पढ़ो तो आपको याद रखने में आसानी होती है। ठीक है, तो चलिए, पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ, ओके नाउ केयर और काउंसलिंग या पब्लिक अवेयरनेस, केयर और काउंसलिंग दिया जा रहा है। टर्मिनली इल पर्सन विथ फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, ओके उनका केयर किया जा रहा है, उनको काउंसलिंग दिया जा रहा है और वो चैरिटेबल ट्रस्ट कर रही है। अफेक्टेड विथ HIV एंड एड्स, पर्सन एडिक्टेड विथ नार्कोटिक्स, तो इनको काउंसलिंग किया जा रहा है या इनकी केयर की जा रही है, ओके और ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कर रही होगी तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। पब्लिक अवेयरनेस में प्रिवेंशन, हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, ओके हम दो हमारा एक फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, इस पे अवेयरनेस प्रोग्राम अगर चैरिटेबल ट्रस्ट कर रही है तो उसका अगर कोई फ्री होगी तो GST आता नहीं है, पर उसका अगर कोई कंसीडरेशन होगा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे उसका कोई कंसीडरेशन होगा तो वो सिचुएशन में एग्जम्प्ट रहेगा। ओके, ख्याल रहे पब्लिक के लिए इतनी ही सर्विसेज कवर्ड है। अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्टल होगा तो हॉस्टल अकोमोडेशन यहाँ एग्जाम्प्ट नहीं होगा। हाँ, हॉस्टल अकोमोडेशन ये एंट्री में एग्जाम नहीं होगा, पर एक दूसरी एंट्री है, ओके रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूज फॉर रेसिडेंस, वहां एग्जाम्प्ट हो सकता है। सेकंड, लॉजिंग बोर्डिंग अनलेस इट इज कंपोजिट सप्लाई, ओके कंपोजिट सप्लाई विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी, आप लिख दो विथ, आप लिखो यहाँ पे विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी, और फिटनेस कैम्प और क्लासेस। तो ये जो है चैरिटेबल ट्रस्ट और बहुत सी हॉस्टल अकोमोडेशन सर्विस देती है, तो यहाँ एग्जाम्पशन नहीं रहेगा। आगे एक एग्जाम्पशन आएगा, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूज फॉर रेसिडेंस फॉर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसको वो एंट्री में एग्जाम्पशन मिल सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत सी बार लॉजिंग बोर्डिंग सर्विस होगी चैरिटेबल ट्रस्ट की। अगर ये आपके स्पिरिचुअल प्रोग्राम के साथ कंपोजिट सप्लाई, जैसे आप कोई ईशा फाउंडेशन में गए, रामदेव बाबा के ट्रस्ट में चले गए और आपको कंपोजिट दिया, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ओके मेडिटेशन विथ लॉजिंग बोर्डिंग, कंपोजिट सप्लाई होगा तो फिर एग्जाम्प्ट हो सकता है। फिटनेस कैम्प और क्लासेस अगर चैरिटेबल ट्रस्ट लेती है तो एग्जाम्प्ट नहीं है। ओके, दूसरा यहाँ पे ट्रीटमेंट, ये तो इतना बड़ा बिजनेस चालू है, आपको क्या बताओ। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजियन, बिना टैक्स का बिजनेस, इनकम टैक्स GST का और करोड़ों की कमाई। रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, ओके देखो कोई योगा के चैरिटेबल ट्रस्ट होगी और कोई योगा के क्लासेस ले रहा है, ओके ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी और योगा, ओके योगा के क्लास चैरिटेबल ट्रस्ट ले रही होगी तो एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू अबेंडन, ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन, फिजिकली मेंटली अब्यूज पर्सन, प्रिजनर्स और पर्सन, ये अच्छे से बढ़ के जाना, पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रिसाइडिंग इन रूरल एरिया, मतलब ये जो अब ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनका कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम कैरी आउट करना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कैरी आउट करना, प्रिजनर का करना यहाँ पे, तो ऐसे सिचुएशन में एग्जम्पशन मिलेगा। और प्रिवेंशन एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का प्रिवेंशन ऑफ एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, ऐसे कोई चैरिटेबल एक्टिविटी होती है तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा। तो ये एक रीड कर, लर्न नहीं करना है पर रीड करके चला जाना कि चैरिटेबल ट्रस्ट की सारी एक्टिविटी को एग्जाम नहीं है। बोलो मेरे साथ एक बार फिर से, चैरिटेबल ट्रस्ट की सारी एक्टिविटी को एग्जाम्पशन नहीं है। वो चैरिटेबल एक्टिविटी जो ये लिस्ट में आती है तो एग्जाम्पशन मिलेगा, अदरवाइज एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। डन। उसके बाद में नेक्स्ट, ओके रिलीजियस एक्टिविटी, कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, यहां लिखना है तो लिख देना, पंडित की सर्विसेज, ओके अगर पंडित है, मौला है, इनकी जो सर्विस है, कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। और दक्षिणा, जैसा ओके सत्यनारायण की पूजा हो रही है, स्वाहा दक्षिणा, तो दक्षिणा पे GST नहीं, अगर GST लगा दिया जाए दक्षिणा पे, क्योंकि सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स, दक्षिणा भी सर्विस है, लेकिन कल जाके अगर दक्षिणा पे GST लगा दिया जाए तो ये पंडित वाले क्या बोलेंगे, ओके स्वाहा दक्षिणा विद GST, ओके अच्छा नहीं लगता है, पब्लिक सेंटीमेंट को अफेक्ट होता है। ओके इसलिए फिलहाल पंडित की सर्विसेज, ये भी बहुत बड़ी कमाई है, पंडित की सर्विसेज यहाँ पे, या कोई भी ऑथराइज पर्सन इन योर रिलीजियस यहाँ पे टेक्स्ट, जो भी आपका रिलीजियस रिचुअल्स है, टेक्स्ट है, उसमें जो ऑथराइज सर्विसेज होगी, ओके आप यहाँ पे मौला कहो, पादरी कहो, या फिर आप पंडित कहो, उनकी सर्विसेज सारी एग्जम्प्ट रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट ये एग्जम्पशन मैं चाहता हूं कि अच्छे से पढ़ के जाना। रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग, सबसे पहले तो ये एग्जम्पशन ये जो है रेंटिंग को है, रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस मीन फॉर जनरल पब्लिक। अब कोई टेम्पल होता है,
या कोई भी रिलीजियस प्लेस होती है, उसके आजू बाजू बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस होती है। मतलब उसके आजू बाजू रहने के लिए आश्रम होते हैं, उसके आजू बाजू मेडिटेशन हॉल होते हैं। ओके, कल्याण मंडपम मतलब यहाँ पे उसके आजू बाजू जो होते हैं शादी के मैरिज हॉल होते हैं, शॉप्स होती है। जैसे आप शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट जाओगे तो आजू बाजू बहुत सारे आश्रम भी है, शॉप्स भी है, पार्किंग एरिया भी है। ओके, तो अगर रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स मतलब रिलीजियस प्लेस के आजू बाजू, ओके, क्योंकि वहाँ पब्लिक सेंटिमेंट बहुत अटैच होते हैं वो केस में, तो उसके आजू बाजू जो है, ओके, अगर रेंटिंग दिया जा रहा है, ओके, मीन फॉर जनरल पब्लिक, और वो कौन रेंट पे दे रहा है? वो दे रहा है ओन मैनेज और एंटिटी रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। मतलब वो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, वो जो रेंट पे दे रहा है, ओके, वो जो जगह रेंट पे दी जा रही है, इट इज ओन बाय और मैनेज बाय, ओके, एंटिटी रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12 ए बी या सेक्शन 1023C5 से सेक्शन 1023BBA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ओके, तो सबको एग्जम्पशन नहीं है। अगर कोई चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट होगी जो ये सेक्शन में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रजिस्टर्ड है, और वो अगर रेंट पे दे रहा है, ओके, यहाँ पे आजू बाजू जो है, यहाँ पे आश्रम है या फिर यहाँ पे धर्मशालाएं है, धर्मशालाएं रेंट पे दी जा रही है, या फिर मैरिज हॉल रेंट पे दिया जा रहा है, और ये लोग रेंट पे दे रहे हैं, तो वो केस में यहाँ पे एग्जम्पशन रहेगा। लेकिन ये एग्जम्पशन को कैपिंग भी है, ओके, यानी पूरा एग्जाम नहीं है। ओके, ये कैपिंग बिल्कुल लर्न करके जाना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कैपिंग भी है, और कितना, तो देखो, रेंटिंग ऑफ रूम्स होगी, यानी धर्मशाला होगी, आश्रम होगे, और वो रूम रेंट पे दे रहे होगे, ठीक है, तो वेयर चार्जेस आर ₹1,000 और मोर पर डे होगा, तो एग्जम्पशन नॉट अवेलेबल। आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि अगर लेस देन 1,000 होगा तो फिर एग्जाम। अगर रूम रेंट पर डे, रूम रेंट पर डे को हाईलाइट करना, ओके, आपके रूम रेंट पर डे, सॉरी, आपका 1,000 या 1,000 से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल रहेगा। ओके, 1,000 से कम होगा तो एग्जाम। अगर रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम और ओपन एरिया एंड लाइक, और वेयर चार्जेस आर 10,000 और मोर, 10,000 या उससे ज्यादा होगा पर डे, तो वो केस में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। यानी पर डे चार्जेस बिलो 1,000 हो गए तो ही एग्जम्पशन मिलेगा। फॉर कल्याण मंडपम मतलब मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल, मेडिटेशन हॉल, तो वहां एग्जम्पशन मिलेगा। इसका आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम दिया है, वो सॉल्व करके जाना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर स्पेसेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स, ओके, वेयर चार्जेस आर 10,000 और मोर पर मंथ, यहाँ पे पर मंथ है। ओके, तो अगर ये रिलीजियस ट्रस्ट या चैरिटेबल ट्रस्ट जो ये सेक्शन में रजिस्टर्ड है, और वो जो है यहाँ पे, ओके, टेंपल के आजू बाजू शॉप रेंट पे दे रही है, बिजनेस के लिए शॉप दे रही है या बिजनेस के लिए स्पेस दे रही है, और उसका मंथली अमाउंट अगर 10,000 से, मंथली बोलो 3 बार, मंथली अमाउंट अगर 10,000 से नीचे होगा तो एग्जम्पशन मिलेगा, 10,000 है उससे ज्यादा होगा तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो पहले 2 केस में पर डे है, पर थर्ड केस में याद रखना पर मंथ है। ओके, तो ये हुआ दूसरा। ओके, सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैलाश मानसरोवर या हज पिलग्रिमेज, तो वो एग्जम्पशन रहेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रायोरिटी सी में रखा तो भी चलेगा। तो इस तरह से हमने चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर खत्म किया। कमाल, इस तरह से हमने चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर खत्म किया। ओके, मजा आया, सारा कवर कर लिया। तो चलिए एक बार फिर से, ओके, कैसे सेक्टर याद रखना, पहला हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर मतलब, ओके, एग्जाम्पल लेते हैं पुष्पा। ओके, पुष्पा की तबीयत खराब हुई, ओके, या हाँ, जीएसटी सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं, ठीक है। ओके, डायलॉग यहाँ पे आपको याद होगा। तो चलो भाई, तो अब ऐसे केस में यहाँ पे हेल्थ केयर, उसके बाद में यहाँ पे चैरिटेबल रिलीजियस, उसकी तबीयत खराब हुई, वो पूजा पाठ में लग गया, पुष्पा पूजा पाठ में लग गया, चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर। अब आते हैं हम यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, अच्छे से पढ़ के जाना। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये सेक्टर भी आपको बहुत अच्छे से समझाओ, ठीक है। अब तीसरा सेक्टर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखिए, अगर ये जो सर्विसेज है, ओके, और इसमें पहले फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस हो गया था, वो फ्यूमिगेशन निकाल दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर के बहुत सारे एग्जम्पशंस उन्होंने रिमूव किए या अमेंड किए हैं, चेंज किए।
नालायक, कुछ पेशेंस रखना चाहिए ना। पेशेंस दुनिया में तो अब पेशेंस खत्म ही हो गया, और चैट जीपीटी आने के बाद तो और पेशेंस खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा। ओके, अब फ्यूचर में एक मैं बोलता हूं, फ्यूचर में क्लासेस का स्कोप कहां पे, अभी से तैयारी करना। पेशेंस कैसे मेंटेन किया जाए, ये इसके क्लासेस हो गए। मेडिटेशन कैसे किया जाए, सोशल मीडिया से कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके स्पेशल क्लासेस हो गए। और ये फ्यूचर का अच्छा स्कोप है, मैं आपको बता देता हूं, अभी से तैयारी कर लो। ठीक है, देख लेना फ्यूचर में इसके क्लासेस हो गए। मेडिटेशन, हाउ टू कीप अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, हाउ टू कीप अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी, हाउ टू ओके, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, ये अच्छा बिजनेस है फ्यूचर में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन, उसके बाद में सप्लाई फार्म लेबर, उसके बाद में प्रोसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म। हाँ, अब यहां पे सी वाला देखो, अब यहां पे ये देखना, प्रोसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म इंक्लूडिंग टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, बल्क पैकेजिंग। ओके, मतलब वो होते हैं ना बड़े गनी बैग्स, पोते जो होते गनी बैग्स, उसमें पैकेजिंग करना, बल्क पैकेजिंग, विच डू नॉट अल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपी। एपी का मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एपी का मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। नेक्स्ट, लीजिंग, रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, इस पे बहुत सी बार पूछा जाता है। रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड, एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड विथ और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज। उसके बाद में ये भी एक इंपॉर्टेंट एंट्री है, फेवरेट एंट्री है हमारे इंस्टीट्यूट की, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ एपी। एपी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उसके बाद में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। उसके बाद में सर्विस बाय वे ऑफ एपीएमसी। एपीएमसी मतलब, हाँ, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस मतलब रिसर्च सर्विस, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, रिसर्च सर्विस। और उसके बाद में सर्विस बाय एनी एपीएमसी। एपीएमसी मतलब लिखना हो तो लिख दो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, और बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेस ऑफ एपी। ये भी फेवरेट एंट्री है, कमीशन फॉर सेल और परचेस ऑफ एपी। ओके, अब आपके पास पुरानी नोट्स होगी तो अभी इतना ही है बेटा। इसके अलावा अगर कोई एंट्री आपके नोट्स में पड़ी होगी, फ्यूमिगेशन वगैरह, तो वो सब रिमूव हो गया है। ठीक है, तो ये सर्विसेज अगर आप ए से लेके जी तक, ये सर्विसेज अगर एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे दी गई तो एग्जाम। तो अब मैं ये तो आपको पढ़ाऊंगा ही, लेकिन पहले मैं मीनिंग बता देता हूं एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, तो एग्रीकल्चर यानी क्या, और इस पर अगर ये 7 सर्विसेज, 7 नहीं है अभी, कितनी बची, ओके, ए बी सी ई एफ जी, हाँ 7 सर्विसेज, अगर इसके ऊपर ये 7 सर्विसेज दी गई तो ही एग्जाम। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे दी गई तो ही एग्जाम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, ओके, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स। ओके, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल, एक्सेप्ट, ये याद रखना, एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, ओके, फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर एक्टिविटी। आई रिपीट, फूड, फाइबर, फ्यूल और रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर एक्टिविटी। अगर इसके ऊपर सर्विसेज होगी तो वो सर्विसेज एग्रीकल्चर मानी जाएगी और एग्जम्प्ट होगी। ओके, समझ लो, आपने कल्टीवेशन ऑफ प्लांट के लिए, प्लांट कल्टीवेशन के लिए सब फार्म लेबर लिए, ओके, प्लांट कल्टीवेशन के लिए आपने सीड टेस्टिंग लिया, ओके, ये सारी सर्विस अगर प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए होगा तो एग्जम्प्ट रहेगा। या रिसर्च सर्विस लिया आपने कल्टीवेशन ऑफ प्लांट के लिए, ओके, तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। या आपने वैकेंट लैंड लीज पे ली, पर वो वैकेंट लैंड लीज पे किस लिए ली, क्यों, क्योंकि आपको कल्टीवेशन ऑफ प्लांट करना है, तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। नाउ ये कल्टीवेशन ऑफ प्लांट जो है फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर एक्टिविटी, मतलब वो कल्टीवेशन से कुछ फूड फाइबर निकलना चाहिए तो एग्जाम। ओके, फूड फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल या अदर प्रोडक्ट हो गए तो एग्जाम, समझ लो। ओके, यहां पे मेरा बंगलो है और बंगलो में गार्डन भी है,
और मेरे गार्डन को मेंटेन करने के लिए मैं गार्डन में मैं प्लांट कल्टीवेट कर रहा हूँ, छोटे छोटे प्लांट कल्टीवेट कर रहा हूँ और माली को हायर कर रहा हूँ। हाँ, फार्म लेबर है ना, माली को हायर कर रहा हूँ और नो डाउट वो माली आ रहा है, प्लांट कल्टीवेट कर रहा है। तो ये सब प्लांट कल्टीवेट शोकेस के लिए है। इससे कोई फूड फाइबर मिलने का इंटेंशन नहीं है कि भाई फूड मिलेगा मार्केट में बेचूंगा, ऐसा नहीं है। तो आपका कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फूड फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल या अदर सिमिलर प्रोडक्ट के लिए होगा तो ही वो एग्रीकल्चर माना जाएगा। इसलिए मैं अपने गार्डन में अगर माली की सर्विस ले रहा हूं तो वो एग्जाम नहीं होगा, बिकॉज दैट कल्टीवेशन ऑफ प्लांट नॉट फॉर गेटिंग फूड, नॉट फॉर गेटिंग फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट, इसलिए उसको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। दूसरा यहाँ पे उन्होंने कहा एग्रीकल्चर में रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स, यानी कोई भी एनिमल जिसमें लाइफ है, ह्यूमन छोड़ के कोई भी एनिमल जिसमें लाइफ है, वो आप पाल रहे हो। और किस लिए पाल रहे हो? फॉर गेटिंग फूड। फॉर गेटिंग फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल। और यहाँ पे तो एग्जाम रहेगा, जैसे यहाँ पे पोल्ट्री फार्म फॉर गेटिंग फूड, या फाइबर, पोल्ट्री फार्म फॉर गेटिंग फूड या अदर सिमिलर प्रोडक्ट जिसमें एग्स है, चिकन है, या फिर सेरीकल्चर, सिल्कवर्म पाल रहे हो उससे फाइबर मिलने के लिए, या फिर आपका हनी बीज फार्म हो गए। तो ये जो यहाँ पे जो रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स, काउ बफेलो, उसके इनको पाल रहे हो फॉर गेटिंग मिल्क एक्सेट्रा, तो ऐसे सिचुएशन में उनको पालना भी एग्रीकल्चर बोली जाएगी। इसलिए रेयरिंग ऑफ एनिमल्स के लिए अगर आप लेबर की सर्विसेज ले रहे हो या आप कोई मशीनरी रेंट पे ले रहे हो, कोई लैंड, पोल्ट्री फार्म के लिए कोई लैंड रेंट पे ले रहे हो, तो जो आपको लैंड रेंट पे देगा एग्जम्प्ट रहेगा। तो यहाँ पे कोई रिसर्च सर्विस ले रहे हो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स के लिए, तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। तो एक चीज आप ख्याल में रखना कि एग्जम्पशन तभी मिलेगा अगर आपका कल्टीवेशन या रेयरिंग जो है फूड फाइबर के लिए हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पेट्स पाल रहा हूँ, पेट्स मतलब डॉग्स है या कैट है या जो भी पेट्स पाल रहा हूँ, लेकिन उससे कोई फूड फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल मिलने का इंटेंशन नहीं है, तो जो आप पेट्स पाल रहे हो उसको, उसके रिलेटेड सर्विस को एग्जम्पशन नहीं होगा। आप एनिमल को पाल रहे हो जिसमें क्लियर इंटेंशन है कि फूड फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, तो ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा। नेक्स्ट बेटा, इसका एक्सक्लूजन क्या है? एक्सक्लूजन है एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस। सुनो, एक्सेप्ट द रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस। हॉर्सेस को पालना, अभी हॉर्सेस सिर्फ स्टड फार्म के लिए यूज होते हैं। स्टड मतलब रेस क्लब के लिए यूज होते हैं, जिसका स्टड फार्म होता है। तो ये अब अमीर जादों का खेल रह गया। पुराने टाइम हॉर्स पालना पड़ता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अब ये अमीर जादों का खेल रह गया। तो जो या हॉर्सेस पाल रहे हैं उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये हुआ एग्रीकल्चर। समझा क्या एग्रीकल्चर? तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है ए टाइप करो। नाउ नेक्स्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे भी अगर आप ये 7 सर्विसेज लेते हो, एपी पे बहुत सी जगह देखो एपी वर्ड यूज किया है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एपी? तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब क्या? तो देखिए, ये डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन लर्न करके जाना है। लिख दो यहाँ पे LL, दोनों डेफिनेशन लर्न करके जाना है। ये क्यों नहीं आ रही है बराबर? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मींस एनी प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर, जो आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, कल्टीवेशन और रेयरिंग, इससे मिला हुआ प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर मतलब कौन सी है? कल्टीवेशन और रेयरिंग, इससे जो मिला हुआ प्रोड्यूस है, मतलब फार्म से निकला हुआ प्रोड्यूस है। तो यहां पे एनी प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन विच इधर नो प्रोसेसिंग इज डन, वो कहते हैं हम एपी तभी बोलेंगे जैसा फार्म से निकला वैसा। जैसे ज्वार निकली, ज्वार वैसी की वैसी, फ्रूट्स निकले, वेजिटेबल्स निकले, यहाँ पे कॉटन निकला, सोयाबीन निकला, जो भी फार्म से निकला। या फिर आपने आपका काउ फार्म होगा तो मिल्क निकला और एज इट इज वो है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मींस एनी प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन विच आइदर नो प्रोसेसिंग इज डन, आपने कोई प्रोसेसिंग नहीं की, वैसा का वैसा है, तो वो एपी बोला जाएगा। सर एपी बोलने का फायदा क्या है? एपी बोलने के बहुत सारे फायदे। अगर एपी बोल दिया गया, एपी अगर बोल दिया गया तो उसका लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ एपी एग्जम्प्ट है। यानी ये फार्म से निकला हुआ प्रोड्यूस, फार्म से लोडिंग सर्विसेज ली, फिर मार्केट में अनलोडिंग सर्विसेज ली, उसकी पैकिंग सर्विसेज ली, बल्क पैकेजिंग सर्विसेज ली, वेयर हाउस में रखा गया उसकी सर्विसेज ली, वो सारी एग्जम्प्ट है, लेकिन वो एपी होना चाहिए। दूसरा, आप जब एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ये क्या होती है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, कृषि उत्पादन बाजार समिति, अगर आपको याद होगा तो ये कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर
प्रोड्यूस उत्पादन, मार्केटिंग बाजार, और कमिटी समिति। कृषि उत्पादन बाजार समिति जो आपने मंडी जिसको हम बोलते हैं, ओके, वहां उनकी आप सर्विसेज लेते हो, मंडी में जाते हो, ओके, वहां गुड्स बेचने के लिए शेड लेते हो, जगह लेते हो, उनकी सर्विसेज एग्जम्प्ट होगी अगर एपी पे होगा। और नेक्स्ट आपका अगर एपी रहेगा और आप उसके लिए एजेंट अपॉइंट करते हो, जैसे अड़तिया, ओके, जनरली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के एजेंट को अड़तिया बोला जाता है। तो ओके, माल बेचने के लिए आप अड़तिया अपॉइंट करते हो। आपने मंडी में देखा होगा बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, उनकी सर्विसेज भी एग्जम्प्ट है ऑन सेल और परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ओके, सेल और परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ऐसे केस में ओके, इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है मींस एनी प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन विच इधर नो प्रोसेसिंग इज डन, तो एपी रहेगा। सर अगर प्रोसेसिंग हो गई तो फिर वो एपी नहीं, और एपी नहीं तो ये सारे बेनिफिट्स नहीं। ओके, वो जैसा निकला वैसा ही। ओके, और अब सेकंड देखो वो क्या कहते हैं, सच प्रोसेसिंग इज डन एज यूजुअली डन बाय कल्टीवेटर और प्रोड्यूसर, या फिर वो कुछ ऐसी प्रोसेस जो करनी पड़ती है और वो जनरली कल्टीवेटर करता है। कल्टीवेटर मतलब फार्मर या प्रोड्यूसर करता है। जैसे ओके, आपको पता है कि ज्वार वैसे नहीं निकलती है। ओके, ज्वार फार्म से निकलने के बाद थ्रेशिंग करना पड़ता है, और यूजुअली ज्वार को मार्केट में लाने के लिए थ्रेशिंग करनी पड़ती है, और वो फार्मर ही करता है, बाहर नहीं करता, वो फार्मर ही करता है। अगर कोई प्रोसेस जरूरी होगी तो वो जरूरी प्रोसेस पहली कंडीशन कल्टीवेटर ने करना चाहिए, प्रोड्यूसर ने करना चाहिए। उस प्रोसेस से एसेंशियल कैरेक्टर नहीं बदलने चाहिए। ज्वार रिमेन्स ज्वार, सोयाबीन रिमेन्स सोयाबीन। ओके, एंड मेक इट मार्केटेबल फॉर प्राइमरी मार्केट। अगर वो प्रोसेस नहीं करूंगा तो मार्केट में ज्वार के फ्लावर, जो ज्वार के कुंदे होते हैं, वो पता ही नहीं वो कौन लेगा। ओके, उसको थ्रेशिंग करना ही पड़ेगा। हाँ, ओके, हमारी शर्त है अगर एपी के बेनिफिट लेने हैं तो जैसा निकला फार्म से वेजिटेबल फ्रूट्स वो वैसा का वैसा रखना, कोई प्रोसेस मत करना उसके ऊपर, या उतनी ही प्रोसेस करना। पहली कंडीशन जो कल्टीवेटर करना, कल्टीवेटर ही करता है यूजुअली। ओके, मतलब उसके बिना फार्मर लाता ही नहीं है। दूसरा, उसके एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं होने चाहिए, और तीसरा, वो प्राइमरी मार्केट के लिए जरूरी होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन पे प्रोसेस करते हो तो उतनी प्रोसेस अलाउड है। उतने प्रोसेस के बाद भी जो निकलेगा ओके, वो एपी बोला जाएगा, जो निकलेगा वो एपी बोला जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे ओके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो पहली बात फिर से एक बार ओके, फिर से एक बार और रिवाइज करो, ये जो एक्टिविटी है सब केस में एग्जम्प्ट नहीं है। ये एक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर में होगी जो डिफाइंड है, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो दिया गया है ओके, इस पर होगी तो ही एग्जम्प्ट है। ठीक है, तो जैसे हाँ, अगर कोई अपना फार्म हाउस देता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, फार्म हाउस देता है मतलब देखो वैकेंट लैंड विथ इंसिडेंटल स्ट्रक्चर, इंसिडेंटल मतलब हाउस के साथ देता है। ओके, वैकेंट लैंड समझ लो 10 एकड़ का लैंड है, उसमें हाउस भी है, पर कल्टीवेशन के लिए देता है, रेयरिंग के लिए देता है, तो एग्जाम माना जाएगा। चलो, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मतलब रिसर्च सर्विस, साइंटिफिक रिसर्च सर्विस वगैरह। अब मैं जो नीचे डिस्कशन ले रहा हूं वो ध्यान से सुनना। पहला एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ध्यान से देखो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब आप बताना एपी है या नहीं है। अगर एपी होगा तो ऊपर के बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं होगा तो फिर नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, टोमेटो एपी है, यस, पर टोमेटो केचप ये एपी नहीं है। क्यों एपी नहीं है? प्रोसेसिंग हो गई, एसेंशियल कैरेक्टर बदल गए, इसलिए कोई टोमेटो केचप पे लोडिंग, अनलोडिंग, वेयरहाउसिंग, स्टोरेज सर्विस लेता है या कमीशन सर्विस लेता है तो टैक्सेबल है। ओके, ग्राम मतलब यहाँ पे चना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पल्सेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। यहां स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं, पल्सेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। हाँ, कुछ पल्सेस जैसे राजमा वगैरह एपी हो सकता है, पर जो यहाँ पे दाल मिल होती है, देखो ग्राम चना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, पल्सेस क्यों एपी नहीं है? वो एज इट इज फार्म से निकला नहीं, और उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग की वो कल्टीवेटर नहीं करता है, वो दाल मिल अलग होती है। दाल मिल मतलब देखो प्रोसेस अलाउड है, पर पहली कंडीशन कल्टीवेटर ने करनी चाहिए। अब आप कहोगे सर ओके, फार्मर की खुद की दाल मिल होगी, मैंने कहा यूजुअली, कोई एक्सेप्शनल नहीं, यूजुअली क्या वो प्रोसेस फार्मर खुद करता है? नहीं, दाल मिल अलग होती है, इसलिए पल्सेस जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, पर वेरी इंपॉर्टेंट, शुगर और जैगरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। ओके, क्योंकि शुगर डायरेक्ट फार्म से निकलती नहीं है। दूसरा, शुगर यूजुअली फार्मर बनाता नहीं है। ओके, और दूसरा ये प्रोसेस, दूसरी बात यहाँ पे कि इसके लिए शुगर मिल अलग होती है। पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, पर इंपॉर्टेंट, राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, क्योंकि राइस मिल अलग होती है।
ओके, राइस फार्म से निकलता नहीं है। दूसरा, राइस यूजुअली कल्टीवेटर नहीं बनाता है, तो राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं। ये 3 लर्न करके जाना, पल्सेस, शुगर, ओके, जैगरी और राइस। ओके, ये एपी नहीं है। मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि अगर आपको एग्जाम में आया और एग्जाम में ये आया कि कमीशन एजेंट अर्न द कमीशन ऑन सेल ऑफ राइस, तो आपको समझ जाना कमीशन एजेंट सेल ऑफ राइस पे ले रहा है, राइस इज नॉट एपी। राइस एपी नहीं तो उस कमीशन पे जीएसटी आएगा। कमीशन एजेंट अर्न द कमीशन ऑन सेल ऑफ शुगर और जैगरी, जीएसटी आएगा। ओके, ऑन पल्सेस जीएसटी आएगा। ओके, तो ये ख्याल रखना, बिकॉज दे आर नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। नेक्स्ट पुट, अरे यार क्या हो गया, नेक्स्ट, पोटैटो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, पर पोटैटो चिप्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। रॉ कॉटन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, पर जिन कॉटन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। ओके, नेक्स्ट बेटा, काउ, रेयरिंग ऑफ काउ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, उससे मिलने वाला डंक। ओके, एनी प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रीकल्चर, डंक ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। मिल्क ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, पर मिल्क अगर पास्चराइज हो जाए और पास्चराइज मिल्क होगा तो वो एपी नहीं है। इसलिए पास्चराइज मिल्क का यहां पे लोडिंग, अनलोडिंग या कमीशन वगैरह सब टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब प्रोसेसिंग होगी, कोई दूसरा प्रोसेसिंग करता है इसको, तो वो एपी नहीं है। दूसरा, ओके, ग्रेन एपी है। ओके, थ्रेशिंग करना, थ्रेशिंग प्रोसेस करना, ये यूजुअली फार्मर करता है, ये यूजुअली फार्मर करता है। तो इससे मिला हुआ प्रोड्यूस जो है, ओके, ये ज्वार निकली है या फिर यहां पे वीट निकला है, ये एपी माना जाएगा। ओके, तो ज्वार और वीट या एपी माना जाएगा। लेकिन इससे अगर आपने आटा बना लिया, फ्लोर बना लिया, तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। ओके, तो ये ख्याल रखा जाए एग्जाम में। ओके, अच्छे से, इससे एग्रीकल्चर सेक्टर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आने के 99% चांसेस है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाना। मैं बोल रहा हूं नहीं किए तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, जाता प्यार हो जाता तो सह नहीं पाता। टंगड़ंग टंगड़ंग टंग, ठीक ठीक है। चलिए, ओके, तो जिन कॉटन, फिर से कह देता हूं, जिन कॉटन एपी नहीं है, रॉ कॉटन एपी है। जिन कॉटन इज नॉट एपी। ओके, जिन किया हुआ कॉटन एपी नहीं है। नाउ, other exemption on intermediate production process, carrying out intermediate production process as a job work in relation to agriculture की जो intermediary process है, ओके, बहुत सी बार ओके प्लांट होते हैं, प्लांट ओके जब छोटे होते हैं तो यहाँ पे अपरूट करके जॉब वर्क को भेजाते हैं प्रोसेसिंग के लिए, उसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता है, फिर वापस कल्टीवेशन होता है। तो जो इंटरमीडिएरी प्रोसेस होती है एग्रीकल्चर की, वो एग्जम्प्ट है। तो एक सवाल था, मैलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, क्या ये इंटरमीडिएट प्रोसेस है? नहीं, क्योंकि राइस वापस आके कल्टीवेट नहीं होता है, राइस मार्केट में निकल जाता है। इंटरमीडिएट मतलब वो जा रहा है और वापस आके कल्टीवेट हो रहा है, तो इंटरमीडिएट बोला जा रहा है। तो कोई जॉब वर्कर अगर इंटरमीडिएट प्रोसेस देता है तो एग्जम्प्ट है, और मैलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस वो इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं मानी जाएगी। अब देखो बेटा, ये जो हमने देखा, ओके, कुछ एग्जम्पशन ऐसे है जो मैंने ऐसे अरेंज किए कि ये मेन हुआ। ओके, जैसे आगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर आएगा तो ट्रांसपोर्ट में भी मेन एग्जम्पशन रहेगा, और मेन के बाद उसके अलग से कुछ एग्जम्पशन भी रहेंगे, जैसे ये जॉब वर्क। दूसरा, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, सर्विस बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रैपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल। ओके, तो उसको एग्जम्पशन दिया गया। अब थोड़ा मैं ये बताता हूँ, फ्रूट्स और वेजिटेबल एपी है, पर एपी में अगर आप मेन लिस्ट देखते हो तो फ्रूट्स और वेजिटेबल की कौन सी सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी? ओके, तो यहाँ पे फार्म पे ली गई सर्विसेज, लोडिंग अनलोडिंग। पर फ्रूट्स पे ओके लेबलिंग होती है, वैक्सिंग होती है, वो ये लिस्ट में नहीं है, तो उसको अलग से एग्जम्पशन दिया गया। ओके, अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल हो गए, स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल, और प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, मतलब उसको यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, तो फ्रूट्स की कोल्ड स्टोरेज सर्विसेज, रैपनिंग किया जाता है, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग किया जाता है, तो उसको एग्जम्प्ट है। बॉस, ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट करना, लोडिंग अनलोडिंग, वेयरहाउसिंग, पैकिंग, स्टोरेज ऑफ राइस। अब सुनो मेरी बात, राइस इज नॉट एपी, राइस इज नॉट एपी। इसलिए राइस को जो पहले मेन एग्जम्पशन में ये जो एग्जम्पशन दिया हुआ है, लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, ये एंट्री में राइस को एग्जम्पशन नहीं मिलता है। ओके, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि राइस एपी नहीं है, तो इस लिस्ट में नहीं मिलेगा। इसके वजह से साउथ के लोगों को थोड़ी नाराजगी आ गई, क्योंकि राइस वहां बनता है, ओके, पर राइस एपी में नहीं आता है।
तो ये जो मेन एंट्री है एग्रीकल्चर की, वो राइस को बेनिफिट नहीं देती है, इसलिए फिर वो नाराज ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेपरेटली एंट्री दे दी कि चल भाई नाराज मत हो, ओके राइस का लोडिंग अनलोडिंग वेयर हाउसिंग और पैकिंग सर्विस होगा तो वो एग्जम्प्ट होगा। अब इससे एक और इंटरप्रिटेशन आता है, क्या भाई राइस जो है, सुनो मेरी बात, यहां पे राइस जो है, राइस का सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग को एग्जम्पशन दिया है। अगर राइस का कमीशन एजेंट सर्विस होगा तो, एपीएमसी सर्विस होगा तो वो टैक्सेबल है, आपको लिखना होगा तो वहां लिख देना, ओके कमीशन एजेंट एपीएमसी ऑफ राइस इज टैक्सेबल, ओनली लोडिंग अनलोडिंग वेयर हाउसिंग एग्जम्प्ट है, ठीक है, या पैकिंग एग्जम्प्ट है, बाकी कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेस ऑफ राइस एपीएमसी वो टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद में वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ओके वो कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका वेयर हाउसिंग, ओके ये देखो वेयर हाउसिंग के लिए कुछ अलग से एग्जम्पशंस दिए है, जैसे राइस को वेयर हाउसिंग का एग्जम्पशन दिया है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वेयर हाउसिंग का एग्जम्पशन दिया है। एक एंट्री जो अभी यहाँ पे, ओके ये एंट्री देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले ये एंट्री अलग थी, अब ये एंट्री इन्होंने चेंज की है। सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ओके इसमें पहले और सारे प्रोडक्ट थे, अब उन्होंने लिमिट कर दिया है, सीरियल्स होगी जो एपी नहीं होगी, पल्सेस होगी या फ्रूट्स और वेजिटेबल, ओके फ्रूट्स और वेजिटेबल पर कभी प्रोसेसिंग हो जाती है, तो अगर इनका वेयर हाउसिंग होगा तो एग्जम्प्ट है। सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल उनका वेयर हाउसिंग अलग से एग्जम्पशन दिया है। सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म डोनर, ओके कभी कभी क्या होता है, बफेल होता है, बुल होता है, तो जो हट्टा कट्टा बुल होता है उसके स्पर्म डोनेट किए जाते हैं, उसके पैसे लगाए जाते हैं, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विस ऑफ लाइव स्टॉक होगा तो वो एग्जाम। तो इस तरह से ओके यहाँ पे हमने ये मेजर सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर के सारे एग्जामिशंस देख लिए। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और एंजॉय किया होगा तो आपको क्या करना है, आप ऑनलाइन देख रहे हो मेरे साथ या ऑफलाइन बाद में देख रहे हो, आपको एक काम करना है, कमेंट भी देना है बॉस, ओके कमेंट भी देना है और लाइक भी करना है। चलिए तो चल यहां पे 3 सेक्टर हो गए, हेल्थ केयर सेक्टर, चैरिटेबल रिलीजियस सेक्टर, एग्जम्पशन सेक्टर। इसमें हमने बहुत सारे एग्जम्पशन देख लिए, बहुत सारे एग्जम्पशन देख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पुष्पा की तबीयत खराब हुई, पूजा पाठ में लग गया, उसको लगा कि मैं बचूंगा नहीं, बोलो स्टोरी मेरे साथ, ओके जिसको फास्ट में लिखना है लिख लेना, ओके पुष्पा की तबीयत खराब हुई, वो पूजा पाठ में लग गया, उसको लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं। उसके बाद बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड थी, उसके पास बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड थी, ठीक है। आगे क्या हुआ स्टोरी में, आगे क्या हुआ देखते हैं। अब आते हैं लीगल सेक्टर में, ठीक है। अब ये लीगल सेक्टर अगेन इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर योर एग्जाम, इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर योर एग्जाम। देखो सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और एडवोकेट और एक्सेट्रा। पहला सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब आर्बिट्रेटर। सबसे पहले आपको याद दिला दूं, हमने रिवर चार्ज देखा था, और रिवर चार्ज में यह देखा था कि अगर आर्बिट्रेटर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो रिवर चार्ज, बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो रिवर चार्ज। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो रिवर चार्ज और ये एग्जामिशन साथ में पढ़ो, तो आपको और क्लैरिटी आएगी, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ओके, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी रिवर चार्ज। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें एक एग्जम्पशन दिया है। ओके, अब एग्जम्पशन क्या है, बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी और गवर्नमेंट। पहले तो आपको बता दूं, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सर आपने कहा वो अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा तो रिवर चार्ज, सर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया, जैसे कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट का सेटलमेंट किया आर्बिट्रेटर ने, नॉन बिजनेस एंटिटी है, कोई ओके जेवी होगा, नॉन बिजनेस एंटिटी है। अगर मतलब कोई बिजनेस नहीं कर रही हो, ओके नॉन बिजनेस एंटिटी होगा, तो अगर वो नॉन बिजनेस एंटिटी होगा, कोई एचयूएफ है, उसका सेटलमेंट किया तो वो एग्जम्प्ट है, अच्छी बात है, वो एग्जम्प्ट है। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने गवर्नमेंट को सर्विस दिया, सीजी मतलब गवर्नमेंट, एसजी मतलब गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी, एलए मतलब लोकल अथॉरिटी, तो वो केस में एग्जम्प्ट है। तो बाकी सब केस में एग्जम्प्ट है, सिर्फ बिजनेस एंटिटी में टैक्सेबल है। अब बिजनेस एंटिटी में टैक्सेबल है, ओके आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, बाकी सब एग्जम्प्ट है, सिर्फ बिजनेस एंटिटी में टैक्सेबल है, वहां पे भी रिवर चार्ज।
पर बिजनेस एंटिटी में भी एक एग्जम्पशन दिया हुआ है। अब ये एग्जम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कभी कभी इसका एक एडजस्टमेंट रहता है। एडजस्टमेंट ऐसे रहता है कि जब आप प्रॉब्लम में तो ओके, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स प्रोवाइडेड सर्विसेज टू XYZ लिमिटेड हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 10 लाख। वो बस इतना लिखते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, टर्नओवर भी देखना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी अप टू सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, PFI मतलब क्या बेटा? PFI मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर इस साल, बोलो मेरे साथ एक बार, इस साल अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है जो छोटी बिजनेस एंटिटी है। अब आपने छोटी क्यों बोला? क्योंकि उसका वो बिजनेस एंटिटी का पिछले साल का टर्नओवर, PFI का टर्नओवर उतना था जो उसको एग्जम्पशन के बाहर रख रहा था, जो उसको रजिस्ट्रेशन के बाहर रख रहा था। ओके, मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, मतलब वो रजिस्ट्रेशन के बाहर था। सिंपल वर्ड में थ्रेशोल्ड के नीचे था। 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख, अगर कोई बिजनेस एंटिटी है और पिछले साल का टर्नओवर उसका थ्रेशोल्ड के नीचे रहेगा, आपको लिखना हो तो सिंपल वर्ड में लिखना, ओके, टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड के नीचे था तो, और इस साल उसको अगर कोई सर्विस दी तो वो सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी, इवन दो रिसिपिएंट इज बिजनेस एंटिटी। बोलो एक बार मैसेज फिर से, इवन दो रिसिपिएंट इज बिजनेस एंटिटी बट एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बिलो थ्रेशोल्ड, तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। डन, वो एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन सेकेंड पार्ट, इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी इन PFI सच अमाउंट मेक इट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो वो ये केस में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब ओके, पिछले साल उसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन था, ओके, वो लायबल और टर्नओवर ज्यादा था और उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया या फिर रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी आ गई, तो वहां पे टैक्सेबिलिटी आएगी और वो भी रिवर्स चार्ज में आएगी। आई रिपीट, वो भी रिवर्स चार्ज में आएगी। मतलब क्या? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर सर्विसेज बाकी सब लोगों को, बोलो मेरे साथ एक बार फिर से, चलो कमन बोलो मेरे साथ, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर बाकी सब लोगों को सर्विस देता है तो एग्जाम, बिजनेस एंटिटी को देता है टैक्सेबल, उसमें भी अगर वो बिजनेस एंटिटी को दिया जो छोटी बिजनेस एंटिटी है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर यहाँ पे बिलो थ्रेशोल्ड होगा और इस साल सर्विस दिया होगा तो पूरी एग्जम्प्ट रहेगी। लेकिन बिजनेस एंटिटी बड़ी एंटिटी होगी जो लायबल टू रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर्ड होगी तो वो टैक्सेबल होगा और वो भी RCM में होगा। वो भाई ये समझा कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल समझा होगा, तो सारे लोग जो कनेक्टेड है 1 टाइप करो, सारे लोग जो कनेक्टेड है 1 टाइप करो। ये हुआ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट। हाँ, ये एग्जम्पशन है, इसलिए अभी फिलहाल सीनियर एडवोकेट को हम बाजू में रखते हैं। अगर इंडिविजुअल एडवोकेट होगा, बोलो मेरे साथ, इंडिविजुअल एडवोकेट होगा या फर्म ऑफ एडवोकेट होगा और वो सर्विसेज दे रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बिल्कुल दिमाग लड़ाना। अगर वो सर्विसेज नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहा है एडवोकेट तो एग्जम्प्ट है। कितना खुश है एडवोकेट, मैं नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा हूं। किसी डिवोर्स की केस है, अब डिवोर्स बिजनेस नहीं है बेटा, नॉन बिजनेस एंटिटी है। डिवोर्स किसी पर्सनल सर्विस दिया, घर का झगड़ा हो गया, मारा मारी होगी, क्रिमिनल केस हो गई और वो क्रिमिनल केस में नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है। ओके, लॉयर खुश है, मैं क्रिमिनल के केस में करोड़ों लेता हूं पर एग्जाम्प्ट। ओके, डिवोर्स के करोड़ों लेता हूं पर एग्जाम्प्ट। ओके, जो भी सर्विसेज उसने नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया एग्जम्प्ट है। जो भी सर्विसेज उसने अनादर एडवोकेट को दिया या फर्म ऑफ एडवोकेट को दिया वो भी एग्जम्प्ट है। अनादर एडवोकेट को दिया वो भी एग्जम्प्ट है। खुश है एडवोकेट। ओके, हम बेचारे CA में जो है, ओके, हम करे क्या, हमारी तो सारी सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, सिर्फ एडवोकेट को ये सारे एग्जम्पशन है। अगर उसने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विस दिया तो एग्जम्प्ट है। मतलब ओके, मोस्ट ऑफ द चीजें तो एडवोकेट की एग्जम्प्ट है। भाई टैक्सेबल कहाँ आएगी, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना। टैक्सेबल क्या आएगा, अगर उसने बिजनेस एंटिटी को दिया हो। ओके, यानी अगर एडवोकेट ने बिजनेस एंटिटी के नाम पे बिल बनाया हो, जैसे कोई एडवोकेट है वी स्मार्ट के नाम पे बिल बना रहा है, कंपनी के नाम पे बिल बना रहा है, फिर वो बिजनेस एंटिटी इंडिविजुअल हो, HUF हो, कंपनी हो, सोसाइटी हो, कोई भी हो, अगर वो बिजनेस एंटिटी है, मतलब बिजनेस की वो 9 एक्टिविटी कर रहा है तो फिर टैक्स आएगा। उसमें भी देखो एडवोकेट उसमें भी हंस रहा है, हाँ टैक्स आएगा बेटा, लेकिन टैक्स हम थोड़ी देंगे, बिजनेस एंटिटी को तो रिवर्स चार्ज। यानी एडवोकेट इतना खुश है ना, इतना खुश है ना कि बाकी सारे केस में एग्जम्प्ट है।
सुनो, बाकी सारे केस में एग्जम्प्ट है, टैक्स ही नहीं आता है। और एक केस में टैक्स आता है, बिजनेस एंटिटी, उसमें भी रिवर चार्ज है। एडवोकेट बस तो घूम रहा है, लीगल सर्विस होगी क्या, पर क्या रखना, ये सारा सब कुछ कब, जब लीगल सर्विस होगी। बाकी सर्विस एडवोकेट फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, ये ओनली अप्लीकेबल फॉर लीगल सर्विस। अब देखो, जो बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी में भी छोटा बिजनेसमैन होगा। अब छोटा का मतलब क्या, आप पूरा प्रॉपर लिखना, एग्जाम में छोटा बिजनेसमैन मत लिखना। मतलब अगर वो बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड से नीचे होगा तो एग्जम्प्ट है, मतलब रिवर चार्ज में भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है बिजनेस एंटिटी को। और कोई पान शॉप वाला है, टर्नओवर उसका ओके यहाँ पे थ्रेशोल्ड के नीचे था और उसको एडवोकेट ने सर्विस दिया, पान शॉप वाले को रिवर चार्ज में जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, ओके, एग्जम्प्ट रहेगा। हाँ, उस बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड से ज्यादा रहेगा, तो वहां टैक्स आएगा और वहां पे भी रिवर्स चार्ज में आएगा। यानी एडवोकेट कितना खुश है कि मोस्ट ऑफ द केस में एग्जम्प्ट है, ओके, और जहां टैक्सेबल है वहां पे भी रिवर्स चार्ज है। बॉस, ओके, इंडिविजुअल एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट, समझा होगा तो लाइक कीजिएगा और 2 टाइप कीजिएगा, मतलब आपको यहां पे सेकंड भी समझ में आ गया। तीसरा, लीगल सर्विस। ओके, ये जो एग्जम्पशन है तीनों केस में, ये एग्जम्पशन लीगल सर्विस को है। सर व्हाट डू मीन बाय लीगल सर्विस, चलो मैंने पढ़ाया था अभी, एक बार देख लेते। ओके, सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इन एनी मैनर इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशन सर्विस। लीगल मतलब ओके, एडवोकेट बोलता है, सब कुछ लीगल नहीं होता है, वो तो फालतू बातें भी करता है, ओके, सब लीगल नहीं। अगर उसकी लीगल सर्विस कोई ब्रांच ऑफ लॉ में होगी, एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस, तो लीगल माना जाएगा, या रिप्रेजेंटेशनल सर्विस होगी तो लीगल माना जाएगा। चलिए, ये हमने सेकंड देखा। अब तीसरा देखते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट। ओके, अब तीसरा देखते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट। अब ये सीनियर एडवोकेट में वो क्या कवर कर रहे हैं, देखो कैसे वो, जब हम रिवर चार्ज पढ़ते हैं तो हम रिवर चार्ज में तीनों एक साथ पढ़ते हैं, इंडिविजुअल, फर्म और सीनियर, और सीनियर ने भी दिया तो रिवर्स चार्ज, लेकिन एग्जम्पशन में दोनों को अलग अलग कर दिया है, या अदर देन सीनियर और सीनियर एडवोकेट। अब दोनों को अलग अलग किया, मतलब क्या, देखिए यहां पे सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट, नो डाउट इसमें आपको बता दूं, सीनियर एडवोकेट नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा एग्जाम, गवर्नमेंट को सर्विस देगा एग्जाम, बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, छोटी बिजनेस एंटिटी को दे रहा है लाइक अबो एग्जाम, बड़ी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है बेस्ड ऑन एग्रीगेट टर्न और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी, तो टैक्सेबल वो भी रिवर्स चार्ज में, बाकी सब सेम है। तो चेंज क्या है, चेंज बट बेटा ये चार्ट और ये चार्ट में चेंज है कि अगर सीनियर एडवोकेट, सुनना, अगर सीनियर एडवोकेट, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सीनियर एडवोकेट अनादर एडवोकेट को या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को दे, सर्विस दे रहा है, फिर अनादर सीनियर एडवोकेट को दे, छोटे एडवोकेट को दे, फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, तो इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस है, यहां पे क्या, जूनियर एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट अनादर एडवोकेट को सर्विस देता है तो एग्जम्प्ट है, पर सीनियर एडवोकेट गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, सीनियर एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस देगा या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देगा तो टैक्सेबल। लेकिन इसमें थोड़ा एक टेक्निकल पॉइंट बताता हूं। टेक्निकल पॉइंट ये है, ओके, अभी मेरे साथ एक केस हुई थी, इससे ये पॉइंट आप समझने की कोशिश करो। वो ये कि एक एडवोकेट था पुणे का, और उसने सुप्रीम कोर्ट के लिए एक दिल्ली के सीनियर एडवोकेट की सर्विस ली, क्योंकि एक केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी थी, तो उसका रीट पिटीशन फाइल करना था। यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन की केस थी जिसका रीट पिटीशन फाइल करना था सुप्रीम कोर्ट में। ओके, समझ लो, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ओके, शिवसेना, ओके, शिवसेना के साथ ओके यहाँ पे कुछ गड़बड़, उसका रीट पिटीशन फाइल करना था, तो सीनियर एडवोकेट दिल्ली का एक एडवोकेट का सर्विस लिया गया, कपिल सिब्बल, उनका सर्विस लिया गया, और यहाँ का एडवोकेट सर्विस ले रहा है कि भाई केस जा सकती है क्या सुप्रीम कोर्ट में, ओके, इसका हम रेट पिटीशन फाइल कर सकते हैं क्या। सीनियर एडवोकेट जूनियर एडवोकेट या अनादर एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, ठीक है, ये टैक्सेबल होगी, ये टैक्सेबल होगी। यहाँ का लोकल एडवोकेट उसकी सर्विस ले रहा है, ये टैक्सेबल होगी। पर अब ये लोकल एडवोकेट मेरे पास आया, उसके कहा कि देखो एडवोकेट मेरा प्रोफेशन है और मैं बिजनेस एंटिटी हूं, सुनना, मैं बिजनेस एंटिटी हूं, अब सॉरी प्रोफेशन है, इवन दो सीनियर एडवोकेट मुझे सर्विस दे रहा है, पर अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर, यानी ये एडवोकेट कहता है मेरा एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल थ्रेशोल्ड के नीचे था, नया नया एडवोकेट था पर बड़ा टैलेंटेड एडवोकेट था, अभी अभी बिजनेस चालू किया उसने, नाम हो गया उसका यही साल, 1 महीने में नाम हो गया, पिछले साल उसका 0 टर्नओवर था, ओके, और वो सीनियर एडवोकेट की सर्विस ले रहा है, ओके, 0 टर्नओवर था। तो अब ये जो नया नया बंदा था, इसने कहा कि मेरा
एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल यहाँ पे थ्रेशोल्ड के नीचे है, तो ठीक है, सीनियर एडवोकेट अनादर एडवोकेट को सर्विस देगा तो टैक्सेबल है, पर एडवोकेट मेरा प्रोफेशन है, प्रोफेशन बिजनेस की डेफिनेशन में आता है, तो मैं भी तो बिजनेस एंटिटी हूं। चलो यहां एग्जम्पशन नहीं, पर ये पहला वाला एग्जम्पशन तो मिलना चाहिए ना, कि अगर सीनियर एडवोकेट ने ऐसी बिजनेस एंटिटी, मैं भी बिजनेस एंटिटी हूं यार, ओके, जिसका पिछले साल का थ्रेशोल्ड, पिछले साल का टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड है, तो एग्जम्पशन मिलता है, तो मुझे यहां नहीं मिलेगा एग्जम्पशन, लेकिन पहला वाला तो मैं इलिजिबल हूं ना, तो आप क्या कहोगे, मिलेगा क्या? यस बेटा मिलेगा। तो जो दूसरे एडवोकेट को सर्विस दिया, किसने दिया? सीनियर एडवोकेट ने, वैसे एग्जम्पशन नहीं है, पर अगर वो बिजनेस एंटिटी यहां पे टर्न और थ्रेशोल्ड के नीचे होगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो एग्जम्पशन मिल जाएगा। आई होप आपको तीनों एंट्री समझी होगी। इस तरह से हमने लीगल सेक्टर खत्म किया, समझा होगा तो यहां पे टाइप कीजिएगा LLL, लीगल सेक्टर। ये समझा कि नहीं समझा? ओके, पूरा लीगल सेक्टर हमने ले लिया। ओके, तो अब हमारी स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाते हैं। बाहुबली नहीं, पुष्पा की तबीयत खराब हुई। आरसीएम तो आएगा, क्योंकि बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी है तो वो सिचुएशन में, ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बिजनेस एंटिटी है तो आरसीएम तो आएगा ना बेटा। मतलब अगर उसका टर्नओवर यहां पे थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा, तो फिर रिवर्स चार्ज में उस एडवोकेट पे लायबिलिटी आएगी, ठीक है, क्योंकि है तो बिजनेस एंटिटी। डन, चलिए ये समझा। तो लीगल सेक्टर हमने देख लिया, ये लीगल सेक्टर में हमने ये देख लिया कि तो पुष्पा की तबीयत खराब हुई, हेल्थ केयर सेक्टर। पूजा पाठ में लग गया, चैरिटेबल रिलीजियस सेक्टर। उसके पास बहुत बड़ी लैंड थी, एग्रीकल्चर सेक्टर, याद आया, बहुत बड़ी लैंड थी, एग्रीकल्चर सेक्टर। उसने कहा कि अब मैं तो रहने वाला नहीं हूं इसका, मैं तो जाऊंगा, पता नहीं तबीयत तो बहुत खराब हो गई, इसका बंटवारा करते हैं, तो लॉयर को बुलाते हैं, लीगल सेक्टर, स्टोरी अटैच हो गई। ओके, एग्रीकल्चर लैंड का बंटवारा करना था, तो लॉयर को बुलाया गया, लीगल सेक्टर। अगर ये स्टोरी के हिसाब से जाओ तो सारे सेक्टर आपको याद आ जाएंगे, एग्जम्पशन थोड़ा इजी जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। ओके चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। ठीक है, इंडिया में यहां पे जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देंगे, ठीक है, इंडिया में जो यहां पे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देंगे, मतलब वो व्हीकल रेंट पे नहीं दे रहे, सुनना मेरी बात, वो व्हीकल रेंट पे नहीं दे रहे, ठीक है, वो जो है ओके पैसेंजर को बैठा के टिकट चार्जेस ले रहे हैं, या जो रूट तक जाना है उसके चार्जेस ले रहे हैं, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। इंडिया में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस रोड से दी जाती है, जिसमें बसेस होते हैं, ऑटो होते हैं, कैब होती है। दूसरा रेल से दिया जाता है, जिसमें ओके पैसेंजर रेलवे या मेट्रो मोनो रेल होता है। वाटर से दिया जाता है, जिसमें इनलैंड वाटरवे रिवर या शिप, ओके सी से दिया जाता है। नेक्स्ट बाय एयर दिया जाता है। ओके पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी तो देखिए, आपकी अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी तो वो केस में कहां का एग्जम्पशन है, ये चार्ट अच्छे से पढ़ के जाना। पहला यहां पे स्टेज कैरेज, अगर बाय रोड होगा, बाय रोड में मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, बस, मीटर कैब, ऑटो रिक्शा, मोटर एक्सेट्रा। अगर आपका यहां पे बाय ओके रोड होगा और रोड में बस होगा, बस में स्टेज कैरेज मतलब गवर्नमेंट बसेस, लिखना हो तो लिख देना, स्टेज कैरेज मतलब गवर्नमेंट बसेस। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब प्राइवेट बसेस, लिखना होगा तो प्राइवेट बसेस। अगर गवर्नमेंट बसेस होगी और एसी बसेस होगी तो टैक्सेबल, यानी गवर्नमेंट के एसी बसेस का टिकट चार्जेस पे जीएसटी आएगा। वोल्वो गवर्नमेंट, ओके यहाँ पे जैसे पुणे में वोल्वो चलती है गवर्नमेंट की, तो वोल्वो एसी बसेस होगी तो टैक्स आएगा। नॉन एसी ओके बस होगी तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आए। तो आप अगर कभी महाराष्ट्र आओ, पुणे आओ, तो यहाँ पे एसी बसेस में जब बैठोगे, पुणे टू मुंबई, पुणे टू अदर सिटीज, तो उसके टिकट पे जीएसटी आएगा और वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रहेगा। पर नॉन एसी में बैठोगे आप तो जीएसटी नहीं आएगा। तो आओ कभी पुणे, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ, लेकिन अगर ये नॉन एसी बसेस का टिकट बुक किया गया और वो ईसीओ के थ्रू बुक किया गया, जैसे रेड बस एक ईसीओ है,
अगर ये नॉन एसी बसेस का टिकट ईसीओ के थ्रू बुक हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ईसीओ के थ्रू बुक होगा तो फिर टैक्सेबल है। अगर डायरेक्ट टिकट है तो एग्जाम, ईसीओ के थ्रू होगा तो टैक्सेबल है। ओके, और उसका टैक्स ईसीओ देता है, उसका टैक्स ईसीओ देता है। चलो दूसरा प्राइवेट बसेस। प्राइवेट बसेस जो होती है एसी टैक्सेबल है, नॉन एसी बसेस अगर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट है, यानी स्टेशन टू स्टेशन पब्लिक के लिए है, पॉइंट टू पॉइंट है, स्टेशन टू स्टेशन है, तो एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर नॉन एसी बसेस टूरिज्म के लिए दिया गया, समझ लो कोई टूरिज्म के लिए 4 दिन के लिए नॉन एसी बसेस दे दी, प्राइवेट बसेस, तो टैक्सेबल। चार्टर्ड या हायर टूर के लिए दिया गया, ओके, कोई कंपनी को हायरिंग कर दिया गया चार्टर्ड के लिए, तो वो टैक्सेबल है। लेकिन ये नॉन एसी बसेस जिसमें आप ट्रैवल करते हो, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रही है, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन है, तो एग्जाम। पर स्पेशली टूरिज्म टूर या चार्टर हायर के लिए होगा तो टैक्सेबल। लेकिन अगर अगेन ये नॉन एसी बसेस का अगर बुकिंग ईसीओ के थ्रू किया गया होगा, रेड बस वगैरह ऐप के थ्रू किया होगा, तो वो टैक्सेबल होगा। चलो रोड में आते हैं, कैब, ऑटो रिक्शा, मोटर कैब एक्सेट्रा। अगर मीटर कैब होगी और ऑटो रिक्शा होगा, कम ऑन, मीटर कैब होगी और ऑटो रिक्शा होगा तो एग्जाम। लेकिन अगर वो मीटर कैब या ऑटो रिक्शा ईसीओ के थ्रू बुक किया, मतलब ओला का ऑटो रिक्शा हो, तो उसका टैक्स फिर ओला देगा। हाँ, डायरेक्ट ऑटो होगा तो टैक्स नहीं आएगा, मीटर कैब होगी तो टैक्स नहीं आएगा। लेकिन ईसीओ के थ्रू अगर आपने कैब और रिक्शा बुक किया तो वो केस में टैक्स आएगा। और अदर सिर्फ मीटर कैब को एग्जम्प्ट है, ऑटो रिक्शा को एग्जम्प्ट है, इंक्लूडिंग ई रिक्शा। ओके, मतलब अभी भी यहाँ पे आप देखो तो यूपी में, दिल्ली में ई रिक्शा चलते हैं, महाराष्ट्र में भी कुछ जगह ई रिक्शा चलते हैं, तो ई रिक्शा भी इसमें कवर्ड है, वो एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन प्राइवेट कैब होगी, प्राइवेट टैक्सीज होगी, तो वो टैक्सेबल रहेगी। ठीक है, ये हुआ रोड का समझा, क्या समझा होगा तो आर टाइप करो, रोड का समझा होगा तो आर टाइप करो। ठीक है, उसके बाद में रेलवे, समझ लो आप पुणे आते हो, ओके, पुणे आने के बाद आप ओके रेल में बैठ रहे हो, लोकल रेल में, यहाँ से रेल में और कहीं जा रहे हो। इंडियन रेलवे होगी, इंडियन रेलवे में फर्स्ट क्लास और एसी क्लास की टिकट पे जीएसटी आएगा। बोलो मेरे साथ, फर्स्ट क्लास और एसी क्लास की टिकट पे जीएसटी आएगा। बाकी स्लीपर क्लास, उसके बाद में ऑर्डिनरी क्लास, बाकी एग्जाम, फर्स्ट क्लास और एसी क्लास होगा तो टैक्सेबल। दूसरा, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे होगा तो ये एग्जाम। सी दिस आयरनी, या इंडियन रेलवे में एसी क्लास टैक्सेबल है, पर मेट्रो तो पूरी एसी होती है। ओके, मेट्रो तो पूरी एसी होती है, वो एग्जाम्प्ट है। गवर्नमेंट मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे को प्रमोट करना चाहती है, जैसे आप कोलकाता जाते हो, ट्रैमवे में बैठते हो, तो वो एग्जाम्प्ट है। इसको प्रमोट करना चाहती है, तो ये एसी भी होगी तो भी एग्जाम्प्ट है, उसको प्रमोट करना चाहती है। फिर आते हैं वाटर में इनलैंड वाटरवे, इनलैंड वाटर मतलब रिवर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इनलाइन वाटरवे रिवर से जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे मुंबई से कोकन रिवर है, रिवर से जा रहे होगे। ओके, तो इन सिंपल वर्ड रिवर ट्रांसपोर्ट एग्जाम। लेकिन वेसल यानी शिप ट्रांसपोर्ट बाय सी, अगर आप वेसल से जा रहे हो और वो वेसल टूरिज्म के लिए होगा, जैसे क्रूज शिप, टूरिज्म मतलब लिख देना, क्रूज शिप होगी और वो मुंबई से गोवा जा रही होगी, क्रूज शिप होगा तो टैक्सेबल। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, अदर पर्पस यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा वेसल से, तो एग्जाम। ओके, और लास्ट बाय एयर। पहले तो कहूं बाय एयर पूरा टैक्सेबल है, मतलब समझ लो आप आपके सिटी से पुणे आए बाय एयर आए। अगर पुणे आप बाय एयर आते हो तो वो टिकट पे चार्जेस, फिर आप एयरपोर्ट पे उतरे, एयरपोर्ट से आपने प्राइवेट टैक्सी बुक की, प्राइवेट टैक्सी टैक्सेबल। फिर आप जो है यहां से आप रेलवे से, ओके, आप यहां पे रेलवे से कोई दूसरे सिटी जाना है जहां एयरपोर्ट नहीं था, समझ लो यहां से आपको संभाजी नगर, औरंगाबाद जाना है, तो आप रेल में बैठे, रेलवे में एसी में बैठोगे तो जीएसटी आएगा, नॉन एसी में बैठोगे तो नहीं आएगा। फिर आप उतरे और वहां ऑटो बुक किया तो अगेन ओके, जहां तक जीएसटी नहीं आएगा ऑटो पे। ओके, इन सिंपल वर्ड ये सब मैं कवर कर रहा हूं। फिर हो सकता है मेट्रो में बैठे, पुणे के मेट्रो में बैठे होगे स्टेशन तक जाने के लिए तो एग्जाम नहीं आएगा, एग्जाम्शन मिलेगा। दिल्ली के मेट्रो में बैठे होगे तो एग्जाम्शन मिल जाएगा। अब एयर पूरा टैक्सेबल है, लेकिन एयर इन इकोनॉमी क्लास, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इकोनॉमी क्लास आ गया है अभी। अगर आप कुछ एरिया में, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा या बगदोदरा, ये एरिया में जाते हो और इकोनॉमिक क्लास की टिकट लेते हो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इकोनॉमिक क्लास की टिकट लेते हो, तो वो केस में जाने का यानी
एम्बार्किंग या टर्मिनेशन, यहां से जाके वहां टर्मिनेट कर रहे हो या वहां से बैठ रहे हो, जाने आने की टिकट ये एरिया में कहीं से भी बुक करो, जाने आने की टिकट इकोनॉमिक क्लास में बुक रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को ये एरिया का टूरिज्म प्रमोट करना है। इसलिए गवर्नमेंट कहती है अगर आप ये एरिया में जा रहे हो, कहीं से भी बैठो, कोई भी पर्पस के लिए बैठो, ये एरिया में जा रहे होगे, तो वो सिचुएशन में इकोनॉमिक क्लास के एयर टिकट पे जीएसटी नहीं आएगा, एग्जम्प्ट रहेगा, बाकी सारे ओके इस पे टैक्सेबल रहेगा। चलो, तो हमारा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर खत्म हुआ। समझा क्या? मेनली सारे मेन डिस्कशन तो हो गए। ये समझा क्या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर? यस और नो? चलो यहां पे ठीक है। तो अब हमारी स्टोरी लाइन को हम लेते हैं, हमारे स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करते हैं। क्या स्टोरी लाइन थी? क्या थी स्टोरी लाइन? हाँ, पुष्पा की तबीयत खराब हुई, हेल्थ केयर सेक्टर। पूजा पाठ में लग गया, चैरिटेबल रिलीजियस सेक्टर। नेक्स्ट, उसके पास बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड थी, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर लैंड का बंटवारा करने लॉयर को बुलाया गया, लॉयर ओके लीगल सेक्टर। उस इतनी लैंड थी कि उसके बहुत सारे रिलेटिव आ गए ट्रांसपोर्ट करके, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे रिलेटिव, क्योंकि सब रिलेटिव को लालच आ गई कि मुझे भी कुछ मिलेगा, मुझे भी कुछ मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा। उसके बहुत सारे रिलेटिव आ गए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ओके चलो अब आगे देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में हमने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट देखा, अब गुड्स ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं फटाफट। चलिए, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट में बाय रोड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले पैसेंजर, हाँ, अब गुड्स देख रहे हो। ओके, रोड, रेलवे, इनलैंड वाटरवे, ओके, एयर और वेसल, पाइपलाइंस और कंड्यूट। अब मैं आपको बता दूं, रोड होता है तो रोड में जीटी होगा तो टैक्सेबल। सुनो, रोड में जीटी होगा तो टैक्सेबल, कुरियर होगा तो टैक्सेबल। जीटी मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वो टैक्सेबल है। वो दोनों ऑप्शन में टैक्सेबल है, फॉरवर्ड और रिवर्स। 12%, 5% आपको याद है, तो दोनों ऑप्शन में टैक्सेबल है। और कुरियर, तो रोड से अगर जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है या कुरियर एजेंसी तो टैक्सेबल है। बाकी सारा अदर रोड ट्रांसपोर्ट एग्जम्प्ट है, बुलक कार्ड है, छोटे गुड्स कैरेज है, ओके, जो जीटीए नहीं है वो सारा एग्जम्प्ट है। जो इंडिविजुअल ट्रक ओनर है, देखो इंडिविजुअल ट्रक ओनर जीटीए में नहीं आते, ओके, जो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करते, इंडिविजुअल कैरेज ओनर जीटीए में नहीं आते, तो वो सारे एग्जम्प्ट है। यानी सारा रोड इसको ऐसा पढ़ो, सारा रोड ट्रांसपोर्ट एग्जम्प्ट है एक्सेप्ट जीटीए एंड कुरियर। उसके बाद में रेलवे, रेलवे यानी मालगाड़ी, गुड्स की गाड़ी, मालगाड़ी लिख दो, वो फुल्ली टैक्सेबल है। सीधी सायरनी, पैसेंजर होगा आपका, तो रेलवे में पैसेंजर होगा तो सिर्फ एसी क्लास फर्स्ट क्लास टैक्सेबल है, बाकी एग्जम्प्ट है पैसेंजर में। लेकिन मालगाड़ी होगी तो पूरा टैक्सेबल है। इनलैंड वाटरवे, रिवर ट्रांसपोर्ट एग्जम्प्ट है। एयर और वेसल में, बेटा एयर और वेसल में ओके, हो सकता है कि यहां पे सुनिए ध्यान से, एयर और वेसल में इंटर लेवल पे ये एग्जामिशन नहीं होगे, मैंने बुक में भी नहीं दिए होगे, पर चार्ट कॉमन था ओके, इंटर और फाइनल का, इसलिए मैंने यहां ले लिया। मैं समझा देता हूं, पर हो सकता है आपकी बुक में नहीं होगे, ठीक है। तो एयर और वेसल में यहां पे सॉरी, अगर ट्रांसपोर्टेशन बाहर से इंडिया में होगा, ट्रांसपोर्टेशन बाहर से इंडिया में होगा अप टू कस्टम स्टेशन इंडिया, बाय एयर होगा तो एग्जाम, ओके, बाय एयर होगा तो एग्जाम, बाय वेसल होगा तो टैक्सेबल, ठीक है। इंडिया टू इंडिया एयर वेसल होगा तो पूरा टैक्सेबल है, और इंडिया से कोई वेसल और एयरक्राफ्ट बाहर लेके जा रहा है गुड्स को, तो बाय वेयर और वेसल 30 सितंबर 2022 तक ये एग्जाम था, ओके, उसके बाद में टैक्सेबल, ठीक है। और लास्ट पाइपलाइन और कंड्यूट, तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट बेटा, यहां पे ये एग्जामिशन पढ़ के जाना, इस पे बहुत सी बार क्वेश्चन आते हैं। इन फॉलोइंग गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय जीटीए, रेल और वेसल, देन एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स, एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। ये जो गुड्स है, ये गुड्स अगर आप जीटीए ट्रांसपोर्ट करता है, रेल ट्रांसपोर्ट करता है या वेसल ट्रांसपोर्ट करते हो, तो उस पे जीएसटी नहीं आएगा। पहला, ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस,
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन हमने देखी, अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा और उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो एग्जाम्प्ट है। दूसरा, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, फ्लोर, पल्सेस, राइस, राइस, पल्सेस, फ्लोर, फूड ग्रेन, सॉल्ट और मिल्क, ये अगर जीटीए रेल वेसल से ट्रांसपोर्ट हो गया तो एग्जाम, ओके, ये ट्रांसपोर्ट हो गया तो एग्जाम। उसके बाद में ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर, अगर ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब फर्टिलाइजर, लिखना तो लिख दो, फर्टिलाइजर अगर इनसे ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसके फ्रेट पे जीएसटी नहीं आएगा। न्यूज़पेपर मैगजीन होगा तो नहीं आएगा। रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स जा रहा होगा तो जीएसटी नहीं आएगा फ्रेट पे। या डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट हो गए और वो ओके ट्रांसपोर्ट होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। सिंपल वर्ड में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये बात बताना चाहता हूं आपको, इसको कैसे याद रखोगे, तो इसको याद रखोगे डॉक्टर मोना, इसको याद रखोगे डॉक्टर मोना। ओके, ये डॉक्टर मोना कैसे याद रखोगे, डी, डी फॉर ओके क्या, डिफेंस, आर फॉर रिलीफ मटेरियल, ओके, एम फॉर ओके, एम फॉर क्या रहेगा, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, ओके, एम डी आर, ओके, एन ओ फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर, उसके बाद में एन फॉर न्यूज़पेपर, ए फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये डॉक्टर मोना याद रखना और ये लिस्ट याद रखना, और ये अगर जीटीए रेल और वेसल से ट्रांसपोर्ट होता है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे इनको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में बेटा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जो टीडीएस टीसीएस काटेगी। अगर जीटीए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है जो ओनली रजिस्टर्ड फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस टीसीएस, तो वो एग्जामिशन में रहेगा। उसके बाद में सर्विस बाय वे ऑफ हायरिंग टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मोटर व्हीकल मीन टू कैरी 12 पैसेंजर, अगर आपने हायर पे दिया, और किसको दिया, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जामिशन है। अगर आपने हायर पे दिया और आपने स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दिया, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, एसटी महामंडल है, ओके, तो उस पे आपने मोटर व्हीकल दिया जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 12 से ज्यादा है। अब 12 से ज्यादा है मतलब बसेस रेंट पे दिया अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 12 से ज्यादा है तो एग्जाम्प्ट रहेगी। दूसरा, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंट पे दिया जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 12 से ज्यादा है तो एग्जाम्प्ट रहेगा। अगर आपने हायर जीटीए को कोई ट्रक रेंट पे दिया, जीटीए को रेंट पे दिया तो उसको भी एग्जम्पशन है। और ओके, ऐसे बंदे को आपने मोटर व्हीकल रेंट को दिया जो आगे स्कूल को सर्विसेज देता है तो उसको भी एग्जम्पशन है। तो ये हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के एग्जम्पशंस देखे। ओके, यहां पे चलिए बेटा, ये एग्जम्पशन अभी हमने देखा है पहला सेशन। इसी सेशन को हम नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे, इसी सेशन को हम नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहां रुकते हैं और एग्जामिशन को आगे नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने ये पूरा डिस्कशन एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया होगा तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन में जो भी देख रहे होगे तो बस आपने लाइक करना है और अपनी कमेंट जरूर देखना है, जरूर देना है कि आपको ये रिवीजन कैसा लगा। ओके, डन, थैंक यू। यस, कल का सेशन हमारा जो होगा, यस बेटा, तो कल का सेशन की लिंक मैं क्रिएट कर दूंगा। कब होगा वो लिंक पे टाइमिंग देख लेना, कब होगा वो लिंक पे टाइम देख लेना। पॉइंट नंबर 2, ओके, आपने अगर वी स्मार्ट एकेडमी के लॉगिन किया होगा और आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा जो आपके लॉगिन में दिया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलो यहां रुकते हैं। लिंक मैं क्रिएट कर दूंगा कल के सेशन की, लिंक मैं क्रिएट कर दूंगा कल के सेशन की, उस पर टाइमिंग देख लेना आपने।